चैनल और आज हम एक नई सीरीज को लेके आ चुके हैं जिसका नाम है एपोथेसिस। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाई देती है कि रात का टाइम है और हमें दो रूम दिखाई देते हैं। उनमें से एक रूम में एक इंसान बैठा होता है और कुछ पढ़ रहा होता है कैंडल की लाइट में। तो जैसे उसको लॉक खुलने की आवाज सुनाई देती है वो कैंडल को बुझा के सोने की एक्टिंग करता है। तभी दरवाजे से दो इंसान अंदर आते हैं और उसे लात मार के बोलते हैं तुम अभी भी सो रहे हो, तुम अभी यही सोचते हो कि तुम बिग शॉट हो और यंग मास्टर लू फैमिली के, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता। फिर वो उठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि रुक जाओ और उन लोगों को ले आओ, आज हम पंचिंग लेसन स्टार्ट करेंगे और सभी एक एक फ्लैश टारगेट को चूज कर लो। एक असली शरीर को मारने से तुम फेमिलियर हो जाओगे ह्यूमन बॉडी के साथ और उसके बोन स्ट्रक्चर के साथ, जो कि तुम्हारी बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगा असली फाइट में। फिर एक सोल्जर बोल रहा होता है जल्दी करो, तुम कहाँ देख रहे हो, जल्दी। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है जिसके हाथ बांधे हुए होते हैं और लोग बोल रहे होते हैं कि ये 2 साल मार खाने के बाद भी ये फुल ऑफ एनर्जी में है। ये अभी भी यही सोचते कि ये लू फैमिली का यंग मास्टर है, एक यंग लॉर्ड जिसका पास्ट बड़ा ज्यादा खराब था, और वो हंसने लग पड़ते हैं। हमें एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम है लू पिरेन, जो कि बोन रिफाइनमेंट लेयर में है और जो पहले ब्रांच फैमिली का एल्डेस्ट सन था और अभी करंट यंग लॉर्ड है। वो बोलता है कि लू ज़ैंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम अभी जिंदा हो और मारे नहीं गए मार खा खा के जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो लू ज़ैंग बोलता है मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्लेव की हमारे यंग लॉर्ड को ऑफेंड करने की, तुम्हारी मिस्टेक तुम्हारी डेथ से ही पूरी होगी, वरना तुम पछताओगे इस दुनिया में पैदा होना भी। लू पिरेन बोलता है कि शांत हो जाओ सभी, तुम्हें पता मैं ट्रेनिंग करने क्यों गया था? जो हेवन और अर्थ पिल है वो सच्ची में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उस पिल की वजह से मैं फ्लैश रिफाइनमेंट लेयर से पीक ऑफ बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गया हूँ और अब मैरो रिफाइनमेंट लेयर पहुंचना मेरे लिए बस कुछ टाइम की बात है। लू ज़ैंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू फैमिली का ट्रेजर है हेवन और अर्थ पिल जो कि प्रीवियस जनरेशन से पास डाउन हो रहा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली रूल्स को तोड़ने की और वो सैक्रेड पिल को खुद के लिए यूज करने की? जो सैक्रेड हेवन और अर्थ पिल है वो लू फैमिली के एंसेस्टर पास डाउन हो रही है और जो कि बड़ी ज्यादा सीक्रेट प्लेस पे छुपाई गई थी, और रूल्स जो सेट किए एंसेस्टर ने उनके हिसाब से जो डिसिपल हैं लू फैमिली के जो बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गए होंगे 16 साल से पहले, सिर्फ वही क्वालिफाइड है हेवन और अर्थ पिल को यूज करने के लिए। फिर लू पिरेन बोलता है मेरी नजर में तो तुम एक इंसेक्ट से भी कंपेयर ना हो, मैं तुम्हें जब मर्जी मसल सकता हूँ। अब मैं ट्रेनिंग से बाहर हूँ तो मुझे एक फ्लैश टारगेट चाहिए मेरी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए। तो वो एक इंसान की तरफ देखता है और बोलता है कि वो तुम हो। फिर वो इंसान बोलता है कि यंग लॉर्ड मेरे ऊपर दया करो। फिर यंग लॉर्ड उसकी तरफ देखता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है और सभी हैरान हो जाते हैं और लू ज़ैंग भी हैरान हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इसको तो कुछ नहीं हुआ एक हिट के बाद। फिर वो बोलते हैं कि ये रोजवुड फिस्ट। फिर उस इंसान का शरीर टूटने स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। लोग बोलते हैं यही हमारे माइटी लॉर्ड यंग लॉर्ड है, यही यंग लॉर्ड लू फैमिली को रिवाइव करेंगे। और लू पिरेन हंसने लग पड़ता है। लू पिरेन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभी जान नहीं लूंगा। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं लू पिरेन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तुमसे। फिर वो बोलता है कि मैं तो भूल ही चुका था कि हमारे जो जीनियस कजन है उसने कुछ गड़बड़ कर दी है क्योंकि इंसेक्ट में और ऑफेंड कर दिया कोई बिग शॉट, और उसको अब प्यूगेटरी माउंटेन पे भेज दिया गया है ताकि वो अपनी गलतियों का पछतावा कर सके। फिर वो बोलता है कि एक बार मैं विरसा रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गया तो मैं फिर अपनी कजन को रेस्क्यू करने के लिए जाऊंगा क्योंकि इंसेक्ट में। फिर वो हंसने लग पड़ता है। जो लू ज़ैंग है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्लेव की तरह ट्रीट हो रहा है या फिर फ्लैश टारगेट की तरह, और ना ही वो केयर करता है हेवन और अर्थ पिल के बारे में। वो सबसे ज्यादा अपनी बहन के बारे में केयर करता है, उसे अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता है और सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्पॉट अपनी बहन के लिए। द्वारा प्रिजन का सीन शो होता है रूम का, वहाँ पे वो बोल रहा होता है स्टेपवर्ड फैंग। वो बोलता है आज सिर्फ एक पिल, लू फैमिली 3 हीलिंग पिल देती है हर दिन और आज सिर्फ एक। ये ऑब्वियस है कि तुमने चोरी की है बाकी पिल्स की और तुम्हें पता नहीं है कि चोरी करना से ज्यादा बड़ा क्राइम है हमारे लू हाउस होल्ड में, तुम मौत से नहीं डरते हो? स्टेपवर्ड फैंग बोलता है ये ब्लेसिंग है कि तुम्हें एक भी मिल रही है। फिर वो बोलता है कि मैंने वो पिल्स ली हैं और तुम्हारी करंट स्टेट पे तुम क्या सोचते हो, तुम अभी भी लू फैमिली की यंग लॉर्ड हो, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर लू फैंग उसको बड़ी जोर से पंच मार देता है उसके नोज पे। लू फैंग बोलते तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा? फिर स्टेपवर्ड फैंग बोलता है तुम सिर्फ एक स्लेव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तुम बस वेट करो। फिर लू फैंग बोलता है अब ये बुक बहुत ज्यादा सेंस बना रही है बट ये वाला पार्ट नहीं, तुम्हें नफरत को भी काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए। अगर मेरे फादर के पास अच्छा हर्ट नहीं होता और इन लाइन्स में बिलीव नहीं करते तो आज मेन फैमिली इस स्टेट में नहीं गिरी होती और मेरे फादर की डेथ भी नहीं होती। लू यान जो है वही एक अकेली रे ऑफ होप थी हमारी लू फैमिली की मेन ब्रांच की, और वो ज़्यादा टैलेंटेड थी और उसे इनर डिसिपल भी बनाया गया था क्योंकि इंसेक्ट का 13 साल की एज में वो घर को छोड़ के चल गई थी और उसने सब कुछ अवॉइड किया था फैमिली के बारे में। और लू ज़ैंग ने अभी अभी सुना है लू पिरेन से कि उसकी सिस्टर को प्यूगेटरी माउंटेन पे लॉक करके रखा हुआ है। लू ज़ैंग बोलता है नहीं मुझे उसको सेव करना पड़ेगा। फिर उस बुक को जला देता है और बोलता है कि ये बेकार सी बुक और इसके बेकार से प्रिंसिपल्स, क्या फ़ायदा इनको रखने का। जलती हुई बुक को देखता है और रोने लग पड़ता है। फिर उस बुक में से एक पेज बार आता है, वो बोलता है कि ये क्या चीज़। फिर वो देखता है और जो वर्ड्स हैं उस पेपर के वो उसके शरीर में चढ़ने लग पड़ते हैं और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो लू ज़ैंग है वो अपने आप को एक एंडलेस स्पेस में पाता है और उसे एक रिफाइनमेंट मेथड के बारे में सुनाई देता है। फिर वो
उठता है और सोचता है फ्लैश एक मीडियम। इससे इसका क्या मतलब है? ये रिफाइनमेंट टेक्निक है जो मेरी बॉडी को एक मैजिकल वेपन में कन्वर्ट करेगी। फिर वो बोलता है कि बहुत गर्म लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फायर पे है। वो पानी ढूंढते पानी में घुस जाता है और देखता है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर तभी उसे एक कॉल्ड्रन दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा कॉल्ड्रन जिसपे 9 ड्रैगन बने हुए हैं और वो ड्रैगन एकदम से बाहर आने लग पड़ते हैं और उसके ऊपर फायर ब्रीथ कर देते हैं। वो बोलता है कि मुझे मरने दो। फिर एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं जिंदा होती है। एक सोल्जर लूजैंग को पंच मारता है और लूजैंग नीचे गिर जाता है। तो वो बोल रहा होता है कि इस गाय की क्या प्रॉब्लम है, इसे तो मेरे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लूजैंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा औसम है, मैं और ज्यादा एनर्जी फील कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी में और स्ट्रेंथ को, और ज्यादा हीट मेरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है और ऐसा लग रहा है वो इंक्रीज होती जा रही है हर बार। वो हंसने लग पड़ता है। तो सोल्जर बोलता है कि तुम हंस रहे हो, और बाकी सोल्जर्स को बोलता है जाओ से मारो जब तक ये हंस रहा है। फिर बाकी सोल्जर उसे तब तक मारते हैं जब तक वो हंस रहा होता है। लूजैंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, ऐसे में मेरे को मार पड़ती रही तो मैं बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच जाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन शो होता है जिसमें स्टेबर्ड फैंग बोल रहा होता है कि बॉस फैंग ये लूजैंग है, ये अब तुम्हारा स्लेव है, तुम जैसे मर्जी इसको ऑर्डर दे सकते हो। फिर बॉस फैंग बोलता है मैं सच में डिजर्व नहीं करता ये फॉर्च्यून को कि जो फॉर्मर लू फैमिली का यंग लॉर्ड है वो मुझे सर्व करे। तो स्टेबर्ड फैंग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है बॉस फैंग, तुम लू फैमिली के मास्टर स्टीवर्ड हो, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर करना है और हम स्लेव को प्रिपेयर करेंगे तुम्हारे लिए इमीडिएटली। फिर जो बॉस फैंग है वो बोलता है तुम खड़े क्यों, तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए, मास्टर स्टीवर्ड हूँ, जल्दी करो झुको मेरे सामने। एक सोल्जर जो होता है वो उसे लात मार के झुकाने की कोशिश करता है। फिर बॉस फैंग बोलता है कि इसने ये मांगा ही है, इसे मार दो। फैंगी और फैंगकोंग तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहां से आई, इतनी तो मेरे सेकंड अंकल में भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे ऐसा ट्रीट करें। फिर स्टेबर्ड फैंग आगे आके बोलता है तुम रिबेल करना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है क्लैन रूल्स के बारे में कि रिबेलियन जो है वो सिर्फ डेथ से पनिश होगी। लूजैंग बोलता है कि एक तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे क्लैन रूल्स के बारे में बोलने की। जो स्टेबर्ड फैंग है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कराऊंगा आज कि क्लैन रूल्स क्या होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। लूजैंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और नीचे जाके गिरता है। फिर लूजैंग बॉस फैंग के पास आने लगता है और बॉस फैंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, यंग मास्टर चैंगियन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम तो सिर्फ एक फ्लैश टारगेट हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि बॉस फैंग जो होता है वो बोल रहा होता है यंग मास्टर चैंगियन तुम्हें हमारे लिए खड़े होना पड़ेगा। फिर हमें दिखाई देता है कि बॉस फैंग को लू फैंग ने बड़ा ज्यादा मारा हुआ है, पूरा कवर है पट्टियों से। फिर जो यंग मास्टर चैंगियन है वो बोलता है कि सिर्फ एक और महीना लू फैमिली के ट्रेनिंग डे में मैं उसे बताऊंगा। फिर वो बोलता है कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं उसे एक और महीना जीने दूंगा। फिर जो न्यूज है कि लूजैंग ने मास्टर शिवोर्ड को मारा है वो फैल जाती है और सभी लूजैंग को अवॉइड करने पड़ते हैं। लूजैंग बोलता है कि तुमने अब तक डिसाइड नहीं किया कि तुम्हारा फ्लैश टारगेट कौन होगा। वो डालोंग को बोलता है। फिर डालोंग बोलता है कि वो जो गाइज हैं वो मेरे हिट नहीं सहन कर पा रहे हैं। फिर लूजैंग बोलता है तुम मुझे चूज कर लो, मैं तुम्हारा प्लेमेट बनूंगा। फिर डालोंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है ये ग्रेट होगा। फिर लूजैंग बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा वीक था और स्लो था, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर जब भी वो मार खाता है नीचे गिरता है तो लोग बड़ा ज्यादा चेयर करते हैं और वो फिर से खड़ा हो जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि जब भी मेरे को मार पड़ती है एक गर्म सा करंट मेरे शरीर में और इंटरनल ऑर्गन्स में फैलने लग पड़ता है और उसकी वजह से मेरे जो ऑर्गन्स है और शरीर है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर वो हमेशा से ट्रेन कर रहा होता है। ये रिफाइनमेंट टेक्निक उसे उस गोल्डन पेपर से मिली थी, वो डेली मार खाता है। फिर एक बार डालोंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है कि तुम ठीक हो। लूजैंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे को मारना स्टार्ट कर सकते हो दोबारा। फिर ऐसे ही हर दिन वो डेली मार खाता है, गिरता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से ट्रेनिंग करता है, फिर से गिरता है। फिर एक दिन ऐसे ही वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिर एक दिन ऐसे ही वो मार खा रहा होता है और डालोंग बोलता होता है कि मैं बड़ा ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। लूजैंग बोलता है नहीं हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर डालोंग बोलता है सिर्फ एक महीना बचा हुआ प्लान ट्रेनिंग डे के लिए और तुमने क्या प्लान किया है। लूजैंग बोलता है कि मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक फ्लैश टारगेट हूँ। जो डालोंग होता है वो बोलता है कि अब तुम एक्ट को ड्रॉप कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में सारा। डालोंग बोलता है कि लू फैमिली के डिसिपल्स ट्रेनिंग डे के दिन अपनी स्ट्रेंथ को आजमाते हैं और जो फ्लैश टारगेट होते हैं वो अपनी फ्रीडम गेन कर सकते हैं अगर वो जीत जाएंगे तो, और ऐसी तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम्हें लू फैमिली में कोई भी नहीं रोक सकता। लूजैंग सोच रहा होता है अब इसे पता। डालोंग सोच रहा होता है मन ही मन में कि ये फ्रीडम चूज करेगा कि रिवेंज, मैं तो देखना चाहता हूँ। फिर ऐसे ही लूजैंग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता रहता है और वो अपनी रोजवुड फिस्ट को 7th रैंक तक मास्टर कर लेता है और अपनी फिजिकल बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर प्लान ट्रेनिंग डे के दिन फिर हमें आवाज सुनाई देती है लूजैंग की थर्ड अंकल की, जिसका नाम है लूजुंगी और जो ऑर्गन रिफाइनमेंट लेयर में है। वो बोलता है कि मैं सभी रिलेटिव्स को वेलकम करता हूँ जो इतनी दूर से आए हैं लू फैमिली की क्लाइंट ट्रेनिंग डे के दिन। इस दिन जो होते हैं जो लू फैमिली के डिसिपल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं और इसी दिन का मैं चांस लूंगा और एक बड़ी न्यूज को अनाउंस करूंगा सभी के सामने। जो मेरा गिफ्टेड नेफ्यू है लू फैमिली का यंग लॉर्ड, वो किंगडम सेक्ट में इनर डिसिपल बन गया है। ये न्यूज को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो थर्ड अंकल बोलता है कि आप लू फैमिली डिसिपल एक ओपोनेंट चूज कर लो। तो जो पहला इंसान का चूज करने वाला वो होता है एल्डेस्ट सन होता है थर्ड ब्रांच फैमिली का, जिसका नाम होता है लू चैंगियन। लू चैंगियन जो है वो बोन रिफाइनमेंट लेयर में और एल्डेस्ट सन है थर्ड ब्रांच का। वो लूजैंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चूज करता हूँ, पर वो लूजैंग को नहीं बोल रहा होता, वो लूजैंग के पीछे एक बड़े इंसान को बोलता है। फिर वो बोलता है उसे कि मुझे अपनी पावर दिखाओ और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। फिर वो बड़ा आदमी बोलता है कि मैं फ्री हो जाऊंगा ना अगर मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा तो। चैंगियन बोलता है हाँ। तो बड़ा इंसान बोलता है हंसते हुए कि ये तो ठीक है। चैंगियन उसे एक ही सेकंड में हरा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो विनर है वो यंग मास्टर चैंगियन है। चैंगियन बोलता है कि अभी वेट करो, ये तो मैं से प्रैक्टिस राउंड था और मेरा जो रियल टारगेट है वो तो कोई और है। फिर रेफरी बोलता है वो कौन है। चैंगियन बोलता है कि मैं लूजैंग को पिक करना चाहता हूँ। लूजैंग सोच रहा होता है कि ये ऐसा कैसे तुम बन गए मेरे कजन चैंगियन। फिर वो पुरानी यादें याद करता है जब वो साथ में होते थे और चैंगियन छोटा हुआ करता था। फिर चैंगियन बोलता है कि लूजैंग तुम गेस करो कि सेकंड हेवन और अर्थ पिल किसने ली है। फिर लूजैंग बोलता है तुमने। फिर चैंगियन बोलता है कि हाँ लूपिरियन अगर अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकता है इतनी ज्यादा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वो लूजैंग को बड़ी जोर से पंच मारता है। फिर लूजैंग सोचता है कि इस पंच की पावर बड़ी ज्यादा
थी और इसकी वजह से जो कोल्डन का फर्स्ट लेयर है वो ब्रोक थ्रू हो गई है और इतना ज्यादा वार्म मैंने कभी फील नहीं किया अपने शरीर में। फिर चैंगियन बोलता है कि मैं भी खत्म नहीं हुआ हूँ। फिर वो अटैक करने लग पड़ता है लू फैंग को हर तरफ से। लोग बोल रहे होते हैं कि किंग मास्टर चैंगियन तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, उसने रोजवुड इंच टेक्निक को 6th रैंक तक मास्टर कर लिया है। फिर बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो दूसरा किड है लू जेंग ये बड़ा ज्यादा रेजिस्टेंट है मार से। वो बोल रहे होते हैं कि ये इतनी ज्यादा मार खा कैसे सकता है। जो उसका थर्ड अंकल होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है इसके पास कोई बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक है मेरे को लगता है, जो कि हमारे एल्डेस्ट ब्रदर ने छुपा के रखी थी, लू जेंग को दे दी जब वो मर गया। तो चैंगियन भी सोच रहा होता है ये कैसा राक्षस है, ये जिंदा कैसे इतनी ज्यादा मार खाने के बाद। वो सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी बनी किस चीज से है। वो लू जेंग की तरफ देखता है और सोचता है कि ये तुम्हारा कैसा एक्सप्रेशन है, तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। चैंगियन उसकी तरफ अटैक करने जाता है तो फिर लू जेंग बोलता है तब से तुम ही अटैक कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो अपने आप को, अब ये मेरी बारी है। फिर लू जेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। सभी हैरान हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि चैंगियन कैसे हार गया लू जेंग से, अभी क्या हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है, इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ कहां से आई, और उसकी रोज इंच टेक्निक भी 7th रैंक तक पहुंच गई है और जो कि चैंगियन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर जो लू जेंग का अंकल है वो जाता है आगे, बोलते चैंगियन मेरे बेटे तुम ठीक हो। जो लू फैमिली का अर्गन थर्ड यंग मास्टर था वो ऐसे क्रिपल हो जाता है लू जेंग के द्वारा। फिर उसका थर्ड अंकल बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, मेरे बेटे को इंजर क्यों किया। लू जेंग बोलता है कि थर्ड अंकल ग्रैंड रूल्स के अकॉर्डिंग मैं डेथ मैच को जीत गया हूं, इसका मतलब मैं फ्रेश टारगेट नहीं हूं और मैं लू फैमिली को लीव कर सकता हूं। तो उसका थर्ड अंकल बोलता है तुम ऐसा सोच भी कह सकते कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा यहाँ से, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता तुम अपनी पावर को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लोगे, तो तुम ये फैमिली छोड़ना चाहते हो, ऐसा तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। वो लू जेंग के सामने आ जाता है और बोलता है रूल्स वो सिर्फ तुम्हारे बेकार फादर ही फॉलो करते थे। और लू जेंग बोलता है मेरे सामने सट जाओ। तब इसके थर्ड अंकल से बड़े जोर से पंच मारते हैं। वो बोलते हैं कि रूल्स लू फैमिली में मैं ही रूल्स हूँ। तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि जो प्रोटेक्शन टेक्निक है ना तुम्हारे पास वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। फिर लू जेंग बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा नईव था ये सोचने के लिए तुम मुझे जाने दोगे और फॉलो करोगे रूल्स को। तुम इंसानों ने अपने बड़े भाई को मार दिया उसकी सीट के लिए फैमिली हेड की, और सेक्रेट पिल्स को भी यूज कर लिया और हर तरह के बुरे काम किए हैं। फिर वो अपने थर्ड अंकल के पैर पकड़ देता है और उसे तोड़ देता है और फिर वो बोलता है कि एक दिन मैं तुम सभी के सिर काट के अपने फादर को ऑफर करूंगा, तो तुम मेरी प्रोटेक्शन टेक्निक भी छीनना चाहते हो। फिर जो उसका थर्ड अंकल है वो नीचे गिर के चिल्लाने लग पड़ता है। लू जेंग अपना सिर उठा के बोलता है कि और कौन मुझे रोकना चाहता है। सभी यहाँ बात देखने लग पड़ते हैं और आंखें नहीं मिलाते लू जेंग के साथ। तभी एक हाथ पीछे से आता है और उसका सिर नीचे धरती में गाड़ देता है। वो फैमिली हेड होता है लू बिंगक्वेन, जो कि हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में होता है, लू जेंग का सेकंड अंकल होता है। अभी थर्ड अंकल लू जेंग का बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि विरसा रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच जाएगा। फिर फैमिली हेड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम हमारे रिलेटिव थे, पर तुमने इसको रिपे कैसे किया अपने थर्ड अंकल को इंजर करके, और लू फैमिली से भागने लगे थे तुम्हें अगर डेथ चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो जिसका थर्ड अंकल होता है वो बोलता है कि सेकंड ब्रदर अब इसको मत मारो। फिर जो फैमिली हेड होता है बोलता है क्यों नहीं। लू जेंग का थर्ड अंकल बोलता है कि इसके पास कुछ इनक्रेडिबल है जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी इतनी ज्यादा हो गई है, क्योंकि पीरैन और चैंगियन दोनों ने हेवन और अर्थ पे ली थी। फिर फैमिली हेड बोलता है कि बताओ क्या सीक्रेट है तुम्हारा और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब एक ब्लैक कलर की बॉल आसमान से आती है और लू जेंग की तरफ बढ़ती है, लू जेंग को पकड़ लेती है। फैमिली हेड बोलता है कि तुम जा रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तभी बॉल में से एक हाथ बाहर निकलता है और फैमिली हेड के हाथ से टकराता है और फैमिली हेड पीछे की तरफ हो जाता है। तो फिर वो फैमिली हेड बोलता है कि तुम जीलैंग हो। तो फिर बॉल में से आवाज आती है कि इस किड के पास सेम सेंट है मेरे वेपन की तरह, जो कि मैंने रिफाइन की है और मैं इसको रिफाइन करने वाला हूँ और मैं अपने वेपन की क्वालिटी इंक्रीज करने वाला हूँ। तब जो थर्ड अंकल होता है लू जेंग का वो फैमिली हेड के शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है कि ये जीलैंग है और ये एक डीमन है जो कि अलग तरह से काम करता है, इसके पीछे जाने की कोई वो नहीं है, वजह नहीं है। और वो बोलता है कि 9 में से जो 10 लोग होते हैं जो कि जीलैंग ले जाता है वो रिफाइनिंग फर्नेस में फेंक दिए जाते हैं, तो लू जेंग भी अब मरा ही है ऐसे समझ लो। फिर फैमिली हेड बोलता है कि हम ऐसे जाने देंगे इस ट्रेडर को। फिर वो सोच रहा होता है कि ये जीलैंग काश अच्छी तरह से ट्रीट करे मेरे रेफ्यू को, मतलब वो चाहता है कि लू जेंग को मार दे जीलैंग। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखा देता है कि जो उसका जीलैंग का रिफाइनिंग लेयर जो है जहाँ पे वो रिफाइन करते हैं वेपन्स को इंसानों के द्वारा, वो बोल रहा होता है कि फ्लैश और ब्लड को रिफाइन करके हम उनकी रिजेंटमेंट को वेपन में सील कर सकते हैं, वेपन को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जो हेट्रेड होती है ना जो इंसान मरने वाले होते हैं उनकी वजह से। और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी से सेम सेंट की वारी है मेरे जवान टायर वेपन की तरह। और हमें फिर पता लगता है कि जीलैंग जो है वो इविल रिफाइनिंग मास्टर और हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में है, सेम एज फैमिली हेड की तरह। जीलैंग बोलता है मैं तुम्हें अपनी जवान टायर ये फायर स्वॉर्ड के साथ फाइन करने वाला हूँ ताकि उसका लेवल इंक्रीज हो जाए, वो लिंक टायर वेपन बन जाए। फिर लू जेंग बोलता है कि ना तुम्हारे पास, लू जेंग बोलता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुम मेरे फ्लैश और ब्लड को यूज करना चाहते हो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर, उसको लिंक टायर में बनाना चाहते हो। जो वेपन रिफाइनरी है उसके लिए मटेरियल और हीट चाहिए। तो फिर जीलैंग बोलता है वो ट्रू है कि मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है एक्सेप्शनल, और ट्रू फायर भी मेरी सेकंड टायर पे है, बट मेरे पास ईविल मैजिक है। फिर जीलैंग बोलता है कि मैं रिफाइन कर पाऊंगा या नहीं टायर वेप, वो तभी पता लगा पाएंगे जब मैं तेरे को फाइनेंस में गिरा दूंगा। फिर वो हंसने लग पड़ता है, बोलता है कि तुम्हें तो ऑनर फील होना चाहिए मेरी स्वॉर्ड के साथ फ्यूज होना, जो कि ये फायर स्वॉर्ड है। तभी हम देखते हैं कि जो थ्रोन है जो लोगों की बॉडी आर पार हुए हैं वो ब्लड को सक करने लग पड़ते हैं और एक बोल में फिट करने लग पड़ते हैं। तो लू जेंग उसको देख रहा होता है और वो फिर लू जेंग को उस बोल में डाल देता है और उसमें बड़ी ज्यादा फायर होती है। फिर लू जेंग सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ बर्निंग सेंसेशन फील नहीं हो रही और ना ही कोई पेन फील हो रही है। फिर एक आवर के बाद हमें पता लगता है कि लू जेंग की बॉडी जो है वो जवान टायर वेपन तक रिफाइन हो गई होती है और उसे फिर ट्रू फायर का भी कोई डर नहीं होता है। फिर जीलैंग सोच रहा होता है कि इस किड को अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये रिफाइन नहीं हुआ है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें रिफाइन कर दूंगा फ्यूजिंग फायर पिल की वजह से। फिर हमें पता लगता है कि जो लू जेंग का बॉडी है उसके ऊपर गोल्डन पैटर्न अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके हेड से भी बड़े ज्यादा गोल्डन पैटर्न रिलीज हो रहे होते हैं और जो जीलैंग की स्वॉर्ड थी वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है लू फैंग के साथ।
और उसका एक ड्रैगन स्केल को लिट अप कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की पावर इंक्रीज हो जाती है। फिर वो सोचता है कि ब्लैक फायर कैसी थी, और इसकी वजह से मैंने जुआन टायर वेपन को अब्जॉर्ब कर लिया, और उसकी वजह से एक ड्रैगन स्केल भी एक्टिवेट हो गया, और ऐसा लग रहा है कि मैंने और पावर गेन कर ली है। और सिर्फ एक सिंगल स्केल की वजह से मेरी पावर इतनी ज़्यादा टाइम इंक्रीज हो गई है। अगर मैं सभी 9 ड्रैगन्स के स्केल को लाइट अप कर लूँगा तो मेरी पावर कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो सोचने लगता है, बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा अगर सभी 9 ड्रैगन्स के स्केल को मैं एक्टिवेट कर लूँगा तो। पर वो फिर सोचता है कि ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं लग रहा जितना मैं सोच रहा हूँ इसे। फिर हमें दिखाई देता है जो ज़ीलैंग है वो थक जाता है और जोर जोर से सांस लेने पड़ता है और हंसने पड़ता है। जैसे वो ढक्कन खोलता है उस बोल का, तभी लू ज़ैंग उसके पकड़ लेता है और उसे मार देता है। बत्ती की स्टार्टिंग में होता है, हमें दिखाई देता है लू ज़ैंग एक फॉरेस्ट में खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो ज़ीलैंग है उसके पास इतना ज़्यादा ट्रेजर होगा। वो फिर देखता है ज़ीलैंग की बॉडी की तरफ जो कि पड़ी होती है ऐसी, हमें पता लगता है कि ज़ीलैंग मर चुका है। फिर हमें पता लगता है कि जो लू ज़ैंग है वो जुआन टायर मिडिल लेवल में पहुंच गया है, और वो ज़ीलैंग की हाथ की तरफ देखता है और उसे ज़ूमी रिंग दिखाई देती है, और वो बोलता है कि मैंने सुना था कि एक स्टोरेज स्पेस होता है इसके अंदर। फिर वो रिंग को अपने हाथ में पकड़ के ध्यान लगाने लगता है और उसे दिखाई देता है कि उस रिंग के अंदर बड़ा ज़्यादा ट्रेजर है, और वहाँ पे एक फ्लाइंग नाइफ भी है अंदर जो कि खराब हो चुका है। फिर वो सोच रहा होता है कि इस ओल्ड मैन ने ये रखा क्यों अभी तक संभाल के। फिर लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मॉन्स्टर का ट्रेजर इतना ज़्यादा कचरा क्यों है, और वो उस नाइफ को ट्राई करने की बारे में सोचता है और उसे थ्रो कर देता है, और वो नाइफ एक स्टैचू को तोड़ के आगे बढ़ता है, और वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक लड़की फ्रूट खा रही होती है और वो नाइफ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो लड़की एक डिफेंसिव बैरियर क्रिएट कर देती है और जो नाइफ है वो बाहर ही रुक जाता है, और वो लड़की अपने हाथ में उस नाइफ को पकड़ लेती है और बोलती है कि ये तो पहले से खराब है, तो उसे आगे की तरफ फेंक देती है। फिर हमें सीन दिखाई देता है क्योंकि सेक्ट का ड्रिजल पीक का, जहाँ पे एक लड़की कुछ बुक पढ़ रही होती है पेड़ के नीचे, तो वो नाइफ उस पेड़ को कट कर देता है और वो लड़की नीचे की तरफ झुक जाती है बचने के लिए। फिर वो लड़की उस नाइफ को पकड़ लेती है और बोलती है कि इतना भी बुरा नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फैंटियान डायनेस्टी का, रॉयल कैपिटल का, क्योंकि सेक्ट का। तो वहाँ पे लू ज़ैंग पहुंच गया होता है और सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता वो फ्लाइंग नाइफ कहाँ पे चला गया है। फिर वो देखता है लोगों की भीड़ की तरफ और सोचता है कि आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हमें दिखाई देता है बोर्ड पे लिखा होता है क्यूंगन सेक्ट, मतलब ये क्यूंगन सेक्ट का एरिया होता है। तो वो भीड़ में से आगे बढ़ता है और वहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि एक और ग्रुप फेल हो गया और एलिमिनेट हो गया। तो फिर लू ज़ैंग बोलता है कि कोई रिक्वायरमेंट है क्या क्यूंगन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो वो लड़का बोलता है हाँ, तुम्हें पहले डिस्पल टोकन बनाना पड़ेगा ना अपनी एनर्जी के साथ। फिर लू ज़ैंग बोलता है बस यही। फिर वो लड़का बोलता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होगे ये डिसिपल टोकन बनाने के लिए तो तुम क्वालिफाइड नहीं होगे ट्रायल को एंटर करने के लिए। लू ज़ैंग बोलता है कि मैं भी ट्राई करता हूँ। फिर वो जल्दी से वो टोकन बना लेता है और वो लड़का बोलता है कि ये तो बड़ा ज़्यादा अमेजिंग है कि तुम बना सकते हो ये टोकन को। फिर वो लड़का बोलता है कि जितना ज़्यादा टाइम को डिसिपल लेगा उस टोकन को बनाने के लिए वो उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। लू ज़ैंग अपने हाथ में अपने टोकन को पकड़ लेता है, वो दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़का बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ फील नहीं किया, तुम इतनी दूर आ गए हो फिर भी। तो फिर लू ज़ैंग बोलता है क्या। तो लड़का बोलता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटी चेंज हो रही है इस एरिया में तुमने अभी तक फील नहीं किया। जो ग्रेविटी है सेक्ट में वो 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर बाहर के मुकाबले। ये जो टोकन को बनाना है ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। तुम्हें अगर डिसिपल बनना होगा क्योंकि इन सेक्ट का तो तुम्हें ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तुम आउटर डिसिपल बन सकते हो। तो फिर लू ज़ैंग बोलता है हम इस ट्रायल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि जो तुम्हारा डिसिपल टोकन है वो रिकॉर्ड करेगा तो तुम्हारी स्ट्रेंथ को, और जो ट्रायल होगा सीजन पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो इस ट्रायल में। फिर हमें दिखाई देता है कि वो 10 माइल्स को कंप्लीट कर देते हैं और वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं हैरान हूँ कि हमें पता नहीं और कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि इन सेक्ट के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए। तो लू ज़ैंग बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में ये ट्रायल पास करना ही होगा। फिर हमें दिखाई देता है लू पिरियन जो कि अपने साथियों को बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें वो बच्चा मिलेगा तो तुम्हें उसे मार देना है। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम अभी भी बैग को क्यों कैरी कर रहे हो अगर तुम्हारे पास ज़ूमी रिंग है तो लू ज़ैंग सोचता है, बोलता है हाँ ये भी सही है, और वो रिंग में डाल लेता है अपने सामान को। फिर 1 घंटे बाद वो एक और 10 माइल्स को क्रॉस कर लेते हैं और वो लड़का बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा है। लू ज़ैंग बोलता है हाँ तुमने वो बात बोल ही दी है तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि यहाँ जो ग्रेविटी है वो तो मेरे शरीर के अंदर जो करंट है उनको गर्म कर रही है और मेरी बॉडी को रिफाइन कर रही है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेस है ट्रेन करने के लिए। तभी हमें दिखाई देता है कि 2 लोग लू ज़ैंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लू ज़ैंग के ऊपर 2 बंदे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो लू ज़ैंग तो उस अटैक को डोज कर लेता है, पर उसका दोस्त इतना ज्यादा लकी नहीं होता है और वो इंसान उसे पीछे मारता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका डिसिपल टोकन उस इंसान के पैरों के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है टोकन के ऊपर और बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारा डिसिपल टोकन टूट जाएगा तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। बच्चे तुम्हारे लिए बहुत बुरा कि तुम इसके साथ हो। तो ये बात सुन के सभी उसके साथ ही हंसने लग पड़ते हैं। तो लू ज़ैंग दौड़ के उसे खींच के लात मारता है गर्दन के पास और वो पीछे जाके गिरता है और टोकन को उठा के अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो इस सब को एक लड़की देख रही होती है, वो बोल रही होती है कि ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है जब ग्रेविटी 20 टाइम ज्यादा फिर भी। फिर उसके बाद एक और इंसान लू ज़ैंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर लू ज़ैंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और अपनी लात से उसे गिरा देता है नीचे। तो हमें पता लगता है जो लड़की वो देख रही होती थी सब कुछ एक टोकन जैसी चीज से, तो उसका नाम है टू
लिंग्यून जो कि ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर है। फिर वो बोल रही होती है कि ये पक्का ये बच्चा बहुत सारे रिफाइनमेंट लेयर में ही है। तो फिर लूजेंग उस लड़के को उठाता है जो नीचे गिर गया होता है और घुमा के पीछे फेंक देता है और वो अपने साथी से टकरा के नीचे गिर जाता है। फिर ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सूलिंग बोलती है कि इसकी कल्टीवेशन इतनी भी हाई नहीं है पर इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बिरसा रिफाइनमेंट लेयर का बच्चा जो कि 20 टाइम ग्रेविटी में इतना ज्यादा अच्छी तरह से फ्रीली मूव कर सकता है, ये बड़ी ज्यादा कमाल की बात है। और इस सभी फाइट को सभी इंस्ट्रक्टर्स भी देख रहे होते हैं थ्रू वो प्लेट जो कि उनके हाथ में है। तो हमें दिखा देता है क्योंकि सेक्ट ट्रायल प्लाजा जहाँ पे सभी देख रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर्स प्लेट से बच्चों की परफॉर्मेंस को। फिर लूजेंग हाथ दे के अपने दोस्त को उठा लेता है और उसका दोस्त उठ के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पीछे से अटैक करने की। तो फिर लूजेंग बोलता है मोकैन ये लो इसका टोकन, और अगर तुम इसके टोकन को तोड़ दोगे तो वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें दिखा देता है कि टोकन पे नाम था येनैन जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए थे, उनमें से एक का नाम था वो। तो फिर मोकैन उस टोकन को तोड़ देता है और एक रे जैसी उसकी तरफ आ रही होती है। तो वो देखता है कि उसका जो टोकन है वो शाइन करने लग पड़ता है और वो बोलता है कि अच्छा तो ये ऐसा होता है जब मतलब हम किसी का टोकन ब्रेक कर देते हैं। तो मतलब वो रे जैसी उसके टोकन में आगे होती है और उसका टोकन शाइन करने लग पड़ा होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है कि अपने डिसिपल टोकन को दे दो, मैं तुम्हें जीने दूंगा। तो फिर लूजेंग बोलता है हम ऐसा क्यों करें। तो मैं दिखा देता है जो ऐसा बोल रहा होता है उसका नाम होता है ज्यूगे होंग जो कि ज्यूगे फैमिली का डिसिपल है और विरसा रिफाइनमेंट लेयर में है। तो ज्यूगे होंग बोलता है क्योंकि मेरा नाम ज्यूगे है लास्ट नेम। तो फिर लू फैंग बोलता है अगर तुम्हारा नाम ज्यूगे है लास्ट नेम तो इससे क्या। फिर ज्यूगे होंग को गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ ले लो टोकन से। तो फिर मोकैन भागने लग पड़ता है और बोलता है कि भागो। तो फिर लूजेंग बोलता है कि हम क्यों भागे। फिर मोकैन बोलता है कि ब्रदर लू हम बच नहीं पाएंगे अगर ज्यूगे फैमिली को हम गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि ज्यूगे फैमिली 7 ग्रेट फैमिली में से एक है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो फिर हमें दिखाई देता है कि जो 7 ग्रेट क्लैंस है वो है पी क्लैन, जू क्लैन, हुआंग क्लैन, यू क्लैन, युन क्लैन, मैंग क्लैन एंड ज्यूगे क्लैन। वो भाग रहे होते हैं और ज्यूगे होंगे जो साथी हैं वो उनके पीछे पड़े होते हैं। तो सभी देख रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर्स अब थ्रू प्लेट से कि इतने ज्यादा ऐसे भाग कैसे सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी 30 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये कैसा हो सकता है कि सिर्फ विरसा रिफाइनमेंट लेयर में और इतनी जल्दी भाग सकते हैं। तो फिर वो भाग भाग के एक जगह रुक जाते हैं और ज्यूगे होंग बोलता है कि तुम अब और नहीं भाग सकते, अब तुम अपने डिसिपल टोकन दे दो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। तो लू जैंग बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो वो ले लो हमसे। तभी ज्यूगे होंग के सारे जो साथी होते हैं वो लू जैंग के ऊपर अटैक करने लग पड़ते हैं, पर फिर हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के ऊपर अटैक हो जाता है पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। वो सब बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो फिर अब बारी थी लू जैंग के अटैक करने की। लू जैंग उन सभी को बड़ा ज्यादा मारता है, तब तक मारता है जब तक सिर्फ ज्यूगे होंग ही बचा होता है। तो फिर लू जैंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है अब ये तुम्हारी बारी है। तो फिर ज्यूगे होंग बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते, तुम्हें पता नहीं मैं ज्यूगे फैमिली का हूँ। तो फिर लू जैंग बोलता है मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, और उसे बड़े जोर से पंच मारता है और वो उड़ के पीछे गिरता है और एक पत्थर जैसे से टकराता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के ऊपर कोई अटैक करने लगा होता है ब्लड ब्रस्ट 9 मूव नाम का। तभी जो ब्लड जैसा कुछ होता है वो एक स्पेयर की शेप ले लेता है या एरो की शेप ले लेता है और लू जैंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है, पर लू जैंग उसे डोज कर लेता है। लू जैंग को एक आवाज सुनाई देती है अच्छे रिफ्लेक्स है तुम्हारे, अब मेरे ब्लड लाइन असोल्ट मूव से बच के बताओ। तभी हमें दिखाई देता है जो ब्लड जैसा होता है वो एक लॉइन की शेप ले लेता है और लू जैंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। इस सभी को इंस्ट्रक्टर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये अटैक तो इनिशिएट सोल रेलम का कोई बंदा ही कर सकता है, और इस सभी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बोल रहा होता है कि ये मूव तो फिर हमें पता लगता है कि जो इंसान है उनके 5 रेलम होते हैं फिजिकल बॉडी के ब्रेक थ्रू करने के लिए, जो होते हैं स्किन, फ्लैश, बोन, विट्स और मैरो। फिर उसके बाद जो हायर रेलम अटेन करता है कोई इंसान तो वो होता है हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम, और जो बंदे हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में पहुंच जाते हैं उनको इनिशिएट सोल भी बोलते हैं। तब हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के ऊपर वो ब्लड लाइन अटैक कर रहा होता है, वो लू जैंग बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है। फिर आवाज सुनाई देती है हमें फिर से कि तुम बड़ी जल्दी भागते हो, देखता हूँ मैं कब तक तुम डोज कर पाते हो। फिर एक इंस्ट्रक्टर इस चीज को देख के बोल रहा होता है कि इनिशिएट सोल के अटैक्स को भी ये बच्चा अवॉइड कर सकता है इतनी ज्यादा ग्रेविटी में, ये बच्चा बुरा नहीं है। फिर लू जैंग को पता लग जाता है ये आवाज किसकी, और वो बोलता है कि लूपिरैन रुक जाओ और ये ट्रिक को छोड़ दो, खेलना, मुझे पता है ये तुम ही हो। लूपिरैन बोलता तो क्या हुआ कि तुम्हें पता कि ये मैं हूँ, आज तुम मरोगे। तुम दिखा देता है कि जो ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर थी सूलिंग वो एक कैरेज में लू जैंग की तरफ आ रही होती है। तो फिर इंस्ट्रक्टर देख रहे होते हैं तो बोल रहे होते हैं कि अच्छा ये लूपिरैन है, वो बदतमीज बच्चा, वो पागल हो गया सेक्ट के अंदर और सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम को खराब कर रहा है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा। फिर एक अटैक आ रहा होता है लू जैंग की तरफ। लू जैंग सोच रहा होता है कि मैं इसको डोज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर फ्लाइंग नाइफ आता है और उस लाइन के आर पार हो जाता है और उस अटैक को फेल कर देता है और उस स्टोन पिलर के अंदर घुस जाता है जहाँ पे लूपिरैन छुपा होता है। लू जैंग उस फ्लाइंग नाइफ की तरफ देखता है और सोचता है ये वो ही नहीं है। तो फिर ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर बोलती है कि बच्चे तुम ठीक हो। तो फिर लू जैंग बोलता है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर हूँ सू ऑफ क्यूंगिन से। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता तुम पिलर के पीछे छुपे हुए हो। फिर वो बोलते हैं कि तुम कौन से पीक से बिलोंग करते हो। तभी हम देखते हैं कि लू जैंग जो होता है वो उस नाइफ को धीरे से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो नाइफ पीछे की तरफ उड़ता है और लूपिरैन के बिल्कुल गाल के पास से निकलता है। और इंस्ट्रक्टर सू हमें दिखाई देता है कि जो इंस्ट्रक्टर सू है उसने थ्रेड से बांधा हुआ होता है नाइफ को। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम एक इनर डिसिपल और तुम्हें पता होना चाहिए रूल्स का सेक्ट के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लू जैंग अगर डिसिपल नहीं भी है क्योंकि सेक्ट का, पर तुम्हें अटैक नहीं करना चाहिए था इसके ऊपर, वो भी सेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के दिन। तो फिर वो ओल्ड मैन आ जाता है और बोलता है इंस्ट्रक्टर सू ये जो रिबेल है लूपिरैन ये मेरे स्काई 1 पीक का है, तुम इसे मुझ पे छोड़ दो। फिर हमें दिखा देता है कि 4 इंस्ट्रक्टर लूपिरैन को चारों तरफ
से घेर लेते हैं। और वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम को खराब किया है, 1000 पॉइंट तुम्हारे टोटल पॉइंट से माइनस कर दिए जाएंगे और तुम्हें दीवार के पास खड़ा होना पड़ेगा 3 मंथ के लिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो फिर लुपियन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है 1000 पॉइंट। फिर हमें पता लगता है कि जो क्विंग इंसेक्ट है उसमें पॉइंट्स को अर्न करना पड़ता है मिशन करके, और एक पॉइंट जो है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं 2 स्क्वायर क्रिस्टल्स के लिए। जो स्क्वायर क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर प्योर एनर्जी होती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनिशिएट रेलम में यूज करने के लिए। फिर वो जो होती है वो करेंसी बन गई होती है वर्ल्ड्स ऑफ कल्टीवेटर के लिए। जो 1000 पॉइंट्स है वो कोई छोटी रकम नहीं है। लुपियन नखरे कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम और पॉइंट्स लूज करना चाहते हो, अगर तुम जाओगे नहीं तो तुम और पॉइंट्स लूज कर दोगे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लुपियन भाग जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे डिसिपल से, मैं सिर्फ इसी बंदे में इंटरेस्टेड हूँ। सब लूजेंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर लूजेंग बोल रहा होता है कि वही ब्रोकन नाइफ है, इसने ये उठा लिया होगा। एक इंस्ट्रक्टर लूजेंग को बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा अच्छे हो, तुमने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को डिफीट कर दिया, वो भी जब ग्रेविटी 30 टाइम ज्यादा थी। हमारे फ्यूरियस वेव पीक को ज्वाइन कर लो। तभी एक इंस्ट्रक्टर बोलता है फ्यूरियस वेव पीक रैंकिंग में 20 से भी ज्यादा पीछे है, इससे अच्छा तुम हमारा इंपीरियल स्पिरिट पीक ज्वाइन कर लो, हम 5वें नंबर पे है रैंक। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि हमारा स्काई वन पीक ज्वाइन कर लो, हम हर बार नंबर 1 पे होते हैं और हम 33 पीक्स में हर बार नंबर 1 पे ही होते हैं, मैं ये होप करता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। तो फिर लूजेंग सोच रहा होता है स्काई वन पीक पे मैं नहीं जा सकता कभी भी स्काई वन पीक में, क्योंकि वहाँ पे लुपियन भी है और वहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कभी वहाँ पे जाऊँ। तो फिर डिजल पीक इंस्ट्रक्टर सूलिंग बोलती है कि 1 सेकंड रुक जाओ, और वो आगे की तरफ बढ़ती है और वो लूजेंग को बोलती है कि तुमने ये फ्लाइंग नाइफ तो देखा ही होगा पहले। तो वो लूजेंग अपना सिर हिलाता है। डिजल पीक इंस्ट्रक्टर बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद है। तो फिर लूजेंग अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी डिजल पीक इंस्ट्रक्टर उसे पीछे कर लेती है और वो हंसने पड़ती है। वो बोलती है कि मैंने इस फ्लाइंग नाइफ को बाय चांस फाइंड कर लिया था। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा है। तो लूजेंग बड़े प्यार से बोलता है हाँ इंस्ट्रक्टर सू, ये मेरा ब्रोकन नाइफ है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है पर ये अब मेरा है। तो लूजेंग डिप्रेस हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है ये चाहे फ्लाइंग नाइफ टूटा भी होगा फिर भी ये बड़ा ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ। तो सभी इंस्ट्रक्टर बात कर रहे होते हैं कि ये कैसा ट्रेजर है। एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि जुआन टायर है। तो दूसरा बोलता है कि ये क्या लिंक टायर है, जुआन टायर। फिर वो सोचना पड़ता है। फिर हमें पता लगता है जो वेपन इस दुनिया में वो कैटेगराइज किए गए हैं जुआन, लिंग, जियान, शेंग, चेन, जीजुन, चेन टायर में, और उनके जो ग्रेड्स हैं वो होते हैं लोअर, मिडिल और अपर। और हमें पता लगता है कि जो लूजेंग की बॉडी है वो रिफाइन हुई है जुआन टायर मिडिल ग्रेड में, अभी भी जुआन टायर से लिंक टायर बनने के लिए एक अपर ग्रेड है बीच में। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू की बातें सुन के लूजेंग जो होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो मेरा ही स्टार्टिंग से, वो मेरे को कैसे थ्रेटन कर सकती है मेरे नाइफ। तो फिर इंस्ट्रक्टर बोलती है कि तुम मेरे ड्रिजल पीक को ज्वाइन कर लोगे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगी। फिर बाकी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर सू तुम ऐसा नहीं कर सकते, पिछली बार भी 2 बड़े ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल थे और उससे पिछली बार भी तुम हर बार ले जाती हो आउटस्टैंडिंग डिसिपल्स को, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ स्टूडेंट छोड़ने पड़ेंगे। बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी बोलते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है। वो ओल्ड मैन बोलता है और ये भी है कि तुम्हारा जो ड्रिजल पीक है वो हर बार लास्ट रैंक पे होता है। तो फिर ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर सू गुस्सा हो जाती है और अपना ऑर्डर रिलीज करती है। तभी बाकी सब इंस्ट्रक्टर डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम्हें पहले से पता है कि ब्रोकन नाइफ कितना ज्यादा पावरफुल है और ये जो कॉपर रिंग है ये इसे वापस बुलाने के लिए यूज होगी। फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे ले सकते हो। तो फिर लूजेंग उसे ले लेता है नाइफ को और बोलता है कि मैं इतने अच्छे ऑफर को कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ और तुमने मुझे नाइफ पहले से दे दिया है। फिर बाकी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम ऐसे ही कैसे हाँ कर सकते हो इसे। लूजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो इंस्ट्रक्टर। तो फिर हमें दिखाई देता है कि मोकैन सभी को धक्का मार के आगे की तरफ आ रहा होता है और वो बोलता है कि रुक जाओ। बोलता है भाई लुओ क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो लूजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर सू ये भी आ सकता है क्या। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है हाँ ऑफ कोर्स स्माइल करके। बाकी इंस्ट्रक्टर बात कर रहे होते हैं कि लूजेंग ने चलो पीक एक ज्वाइन कर लिया है पर हमें बाकी आउटस्टैंडिंग डिसिपल देखने पड़ेंगे। हाँ अभी भी डिसिपल ट्रायल रुका नहीं है। फिर वो इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि अब इंस्ट्रक्टर्स जो है वो अपने डिसिपल्स को स्काई बुक पेविलियन में लेके जाएंगे ताकि वो अपनी स्किल्स को चूज कर सकें। तो लूजेंग बोलता है स्काई बुक पेविलियन। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि जो हर एक आउटर डिसिपल होता है उनके पास एक फ्री एंट्री होती है स्काई बुक पेविलियन के लिए जिसमें वो एक स्किल चूज कर सकते हैं। तो फिर लूजेंग बोलता है कि इसके लिए क्या पैसा लगेगा। तो फिर जूलिंग बोलती है ये इतना ज्यादा इजी नहीं है क्योंकि इंसेक्ट डिसिपल्स के लिए स्काई बुक पेविलियन को एंटर करने के लिए तुम्हें 100 पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे हर बार एंटर करने के लिए स्काई बुक पेविलियन में, और जो मार्केट प्राइस है उसका वो है 200 स्क्वायर क्रिस्टल। तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्टर बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है ड्रिजल पीक में लूजेंग। तो लूजेंग बोलता है शुक्रिया इंस्ट्रक्टर सू। तो चैप्टरिंग होती है, हमें दिखाया जाता है स्काई बुक पेविलियन को और उसके सामने लूजेंग और मोकैन खड़े होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये स्काई बुक पेविलियन जो इतनी ज्यादा चर्चा में होता है। फिर वो दोनों स्काई बुक पेविलियन में एंटर कर जाते हैं और लूजेंग को बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि ये प्रेशर तो बिल्कुल सिमिलर है जब ग्रीन ड्रैगन मेरे माइंड में रिलीज हुआ था। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि उस लाइट की तरफ तुम घूरो मत, वो तुम्हारी सोल को डैमेज कर सकता है तुम्हारी आंखों के द्वारा। तो फिर मोकैन और लूजेंग बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी सोल को डैमेज कर सकता है। तो फिर मोकैन बोलता है कि ब्रदर लुओ हम आगे की तरफ देखते हैं। लूजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर
जू से कि ये लाइट ऐसी है। तो ओल्ड इंस्ट्रक्टर बोलता है ये इच्छा होती है, जो भी इस दुनिया में है उस सभी की इच्छा होती है कुछ ना कुछ। जैसे इंसान है तो इंसान की इच्छा होती है, स्वर्ग है तो स्वर्ग की इच्छा होती है, और कोई तलवार है स्वॉर्ड है तो स्वॉर्ड की इच्छा होती है। ये जो पर्पल लाइट है ये पहले एक इविल बीस्ट हुआ करती थी जो कि मार दिया गया था और यहाँ पे दबा दिया गया था किंग इंसेक्ट के द्वारा, और ये जो अब इच्छा है वो उसकी पनिशमेंट की इच्छा है। तो फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है इसका क्या मतलब, जो ग्रीन ड्रैगन का प्रेशर होता है मेरे माइंड में वो क्या ड्रैगन की इच्छा है। तो फिर इंस्ट्रक्टर जू बोलता है ये तुम्हारा आखिरी चांस है स्किल को पाना फ्री में, तुम जितना ज्यादा अंदर जाओगे तुम्हें उतनी ज्यादा हाई लेवल स्किल्स मिलेंगी, पर उसी के साथ जो इच्छा होगी पनिशमेंट की वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। अगर तुम अपनी आंखें भी बंद कर लोगे फिर भी ये जो इच्छा है ये तुम्हारी सोल को डैमेज कर लेगी। तुम जितनी आगे जाना चाहते हो जाओ, पर इतना भी अपने आप को फोर्स मत करना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। लू ज़ेंग और मोकैन इस चीज को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं स्काई बुक पेविलियन की, और वहाँ पे बुक्स को देखने लग पड़ते हैं। तो फिर लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि ये सभी हुआंग टायर स्किल्स हैं, ये वेस्ट है, हम आगे जाके देखते हैं। लू ज़ेंग बुक्स की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो हुआंग टायर स्किल्स होती हैं वो तो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, तो वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती हैं। फिर वो मोकैन की तरफ देख रहा होता है कि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि मोकैन बोल रहा होता है कि भाई लू इन सभी स्किल्स की तरफ तो देखो। फिर लू ज़ेंग आगे की तरफ बढ़ता रहता है यहाँ वहाँ देख के, और वो देख रहा होता है कि वहाँ पे जो बाकी डिसिपल्स हैं उन सभी को सिर में दर्द हो रही होती है और वो चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से। कुछ डिसिपल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी ज्यादा दर्द हो रही होती है कि वो बेहोश हो जाते हैं वहीं पे। तो फिर लू ज़ेंग बोलता है मुझे किसी भी कारण यहाँ पे टिकना पड़ेगा ताकि मैं लू युआन को सेव कर सकूं, जो कि उसकी सिस्टर थी। फिर लू ज़ेंग देख रहा होता है डिसिपल को कि एक डिसिपल एक पिल को खा रहा होता है। फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि डिसिपल पक्का बड़ा ज्यादा रिच है, क्योंकि जो सोल इन्फोर्सिंग पिल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है जो कि सोल को स्ट्रॉन्ग बनाती है कुछ टाइम के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि स्काई बुक पेविलियन में 4 तरह की स्किल्स के टायर होते हैं। एक होता है हुआंग, जुआन, डाई और टियान। जो हुआंग होती हैं स्किल्स वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और जो जुआन टायर होता है वो रेयर होती हैं और मोल फैमिलीज में पास डाउन की जाती हैं एंसेस्टर्स से। जो डाई टायर स्किल्स होती हैं वो तो प्रीशियस ट्रेजर की तरह ट्रीट की जाती हैं। लू ज़ेंग रुक नहीं रहा होता और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। तभी एक डिसिपल बोलता है कि तुम क्या मरना चाहते हो। जो होल है जिसमें टियान टायर स्किल्स होती हैं उस पर बड़ा ज्यादा खतरनाक इंटेंट होता है पनिशमेंट का, तुम झेल नहीं पाओगे। लू ज़ेंग बोलता है मुझे पता है और मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो फिर वो डिसिपल बोलता है मरने दो इसे, मैंने इसकी तरह बड़े ज्यादा बच्चे देखे हैं, और र्यूमर्स ऐसे भी फैले हुए हैं कि जो पनिशिंग इच्छा जो है, जो पनिशमेंट के इंटेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म लेता है और बंदों को मार देता है और कोई ट्रेस भी नहीं छूटता पीछे। टियान टायर होल में जाने के लिए डिवाइन सोल चाहिए होती है, वरना तुम मारे जाओगे। लू ज़ेंग इस सभी को सुन नहीं रहा होता और वो टियान टायर होल में एंटर कर जाता है। वहाँ पे हमें उस इविल बीस्ट की इच्छा को दिखाया जा रहा होता है पर्पल कलर की स्मोक में। वो लू ज़ेंग के पास आती है और लू ज़ेंग को बड़ी ज्यादा दर्द होती है। लू ज़ेंग चिल्लाने लग पड़ता है बड़ी जोर से। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये पेन तो कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मेरी सोल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लू ज़ेंग उस पेन को प्रेसिस्ट करने लग पड़ता है और वो आगे बढ़ने लग पड़ता है, और उसे एक कॉफिन जैसा दिखाया जाता है जिसमें एक स्टोन की स्लैब होती है। उस स्लैब में से पर्पल कलर की स्मोक बाहर आ रही होती है और वो स्मोक एक डीमन के शेप ले लेती है। तो फिर लू ज़ेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वही डीमन बीस्ट की ग्रेव है जिसको किंग इंसेक्ट में मार के दबा दिया गया था। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये जो डीमन है उसकी आत्मा एक बीस्ट की है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि पनिश करने वाला बीस्ट इतनी आसानी से हार नहीं मारना चाहता, क्योंकि अभी भी कॉन्शियस है इतने टाइम के बाद भी जब वो मर चुका था, और ये इतना ज्यादा इंटेंट रिलीज कर रहा है। तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है कि इस बीस्ट को किसने मारा था। लू ज़ेंग पीछे देखते तो वहाँ पे छोटी छोटी पर्पल कलर की सोल्स होती हैं, वो भी लू ज़ेंग की तरफ अटैक कर रही होती है पीछे से, और आगे की तरफ से बीस्ट अटैक कर रहा होता है। तो वो पर्पल कलर का ओरा लू ज़ेंग को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है, पर लू ज़ेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बीस्ट की तरफ। तो फिर लू ज़ेंग के माइंड में वो ड्रैगन रिलीज हो जाता है कोल्ड्रन से, और जो वो पर्पल कलर की स्पिरिट्स होती हैं वो पीछे भागने लग पड़ती हैं। तो फिर वो इविल बीस्ट भी अलर्ट हो जाता है और लू ज़ेंग हंसने लग पड़ता है, और लू ज़ेंग आगे बढ़ रहा होता है तो वो इविल बीस्ट पीछे हट रहा होता है। फिर वो इविल बीस्ट डर के मारे अपनी कॉफिन में वापस चला जाता है। फिर लू ज़ेंग स्किल्स की तरफ देखने लग पड़ता है और उसे एक स्किल दिखाई देती है जिसका नाम होता है स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट, और वो उसे उठा के पढ़ने लग पड़ता है। तो हमें पता लगता है कि जो स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट होती है वो एक फिजिकल स्किल होती है जो कि डीमंस के लिए स्पेशलाइज होती है ज्यादातर। तब लू ज़ेंग उस स्किल को अपने पास रख के वापस जाने लग पड़ता है। तभी उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कि एकदम से अपीयर हो जाता है और बोलता है कि स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट पावरफुल तो है, पर उसके लिए एक बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए होती है, और वो बहुत ज्यादा हार्ड है लर्न करने के लिए। और अगर तुम इस प्लेस पे पहुंच सकते हो तो ये प्रूव करता है कि तुम्हारी जो सोल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है आम इंसान से। और अगर तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें टियान टायर स्किल्स को लर्न करना चाहिए जो कि माइंड से रिलेटेड है और सोल से रिलेटेड है, जैसे डार्क मेडिटेशन या ब्लड डेविल किल। तुमने ये वाली इतनी डिफिकल्ट स्किल को क्यों चूज की है, जैसे स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा छुपा के रखी हुई है टॉम के पास, तो ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बाकी टियान टायर स्किल से। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है ये तो सच्ची बात है, ये जो 2 टेक्निक्स थी टॉम के पास छुपा के रखी हुई ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी टियान टायर स्किल से। पर जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसी स्किल चूज करो जो तुम्हें सूट करती है। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि बाकी टियान टायर स्किल से बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जब मैं छोटा था मैंने सुना था कि जो स्किल है वो सिर्फ सेपरेट होती है टियान डाई और जुआन टायर में और हुआंग टायर में। फिर स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट बाकी टियान टायर स्किल से स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है चलो तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी है, अब मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें। तो जैसे तुमने जो 4 टायर्स मेरे को बताए वो तो ह्यूमंस के द्वारा पास डाउन किए गए हैं, पर ये एक शंक टायर बुक है जो कि डेविल से पास डाउन हुई है, ये डेविल्स की टेक्निक है। तो फिर लू ज़ेंग सोचता है शंक टायर स्किल। तो ओल्ड मैन बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आउटर डिसिपल इस स्किल को ऑब्टेन कर पाएगा, अब ये तुम्हारा लक है, पर तुम अगर बाकियों को बताओगे अपने स्किल के बारे
में तो तुम ट्रबल में आ जाओगे, इसलिए तुम बताना सभी को कि तुमने ये वाली किल चूज की है। तो फिर वो ओल्ड मैन एक बुक को लूजैंग के पास पकड़ाता है। तो फिर लूजैंग उस बुक को रीड करता है, तो उसका नाम होता है स्पिरिट थ्रोन। लूजैंग बोल रहा होता है ये भी एक यान टायर स्किल है जो कि तुम्हारी स्पिरिट को ट्रेन करती है। फिर लूजैंग बोलता है थैंक यू सीनियर, अब मैं चलता हूँ। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर लूजैंग रुक जाता है और सोचता है क्यूरियस, हाँ सच्ची आप कौन हो, क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है भूल जाओ, तुम्हारी एक्टिंग बड़ी ज्यादा खराब है क्योंकि सेक्ट बहुत बड़ा है पर तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, हम दोबारा मिलेंगे कभी। तो फिर लूजैंग हंसता है और बाहर निकल जाता है स्काई बुक पेविलियन से। तो फिर वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि इतने सालों के बाद ये स्किल किसी ने चूज की है, ये कोई फेट नहीं है, इसे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। फिर 12 में सभी डिसिपल्स दिखाई देते हैं और मोकैन भी खड़ा होता है इंस्ट्रक्टर सू के पास। फिर लूजैंग बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो तुम सभी को इतना वेट कराने के लिए। तो मोकैन बोलता है ये ठीक बात है, हम भाई हैं ड्रिजल पीक के, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम टियान टायर हॉल में गए थे। तो फिर सभी ये सुन के बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लूजैंग हंसते हुए बोलता है कि हाँ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि मुझे फॉलो करो ड्रिजल पीक की तरफ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू आगे आगे चल रही होती है और लूजैंग पीछे पीछे चल रहा होता है। लूजैंग सोच रहा होता है कि इसने मुझे पूछा क्यों नहीं कि मैंने कौन सी स्किल चूज की हुई है। तो ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू बोलती है अब तुम सभी आउटर डिसिपल और ड्रिजल पीक के, तो तुम्हें मेरी सुननी होगी अब से। तो फिर लूजैंग सोच रहा होता है कि मैं ऑफिशियली क्विंगन सेक्ट में एंटर हो चुका हूँ, वेट करो मेरे लिए मेरी बहन। ये बड़ा ज्यादा अजीब तरह से बोला मैंने। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहीं पे नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है। मोकैन बोल रहा होता है हंसते हुए कि हम पूरी इंपीरियल सिटी में व्हाइट रोब्स डाल के घूम रहे थे, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कितने ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे होंगे, किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी हमसे पंगा लेने की। लूजैंग के साथ एक और डिसिपल खड़ा होता है जिसका नाम होता है जोजियान। लूजैंग उसे पूछ रहा होता है कि हाँ मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना जोजियान कि कोई क्विंगन सेक्ट का डिसिपल प्यूगेटरी माउंटेन में कैसे जा सकता है। तो जोजियान बोलता है प्यूगेटरी माउंटेन, तुम उस अनलकी प्लेस को क्यों ला रहे हो अब बात के बीच में। तो हमें फिर बताया जाता है कि प्यूगेटरी माउंटेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे और वो अकेला पीक है वहाँ पे जहाँ पे डिसिपल को प्रिजन किया जाता है जिन्होंने बड़ी ज्यादा सीरियस मिस्टेक की होती है। वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा ज्यादा गंदा और वहाँ पे हजारों क्विंगन सेक्ट के डिसिपल्स को बंद करके रखा हुआ है ताकि वो अपनी गलती का पछतावा कर सके। जोजियान बोलता है वहाँ पे जाने के दो मेथड है, एक तो तुम्हें पॉइंट स्पेंड करने पड़ेंगे, 100 पॉइंट्स खर्च करके तुम्हें चांस मिलेगा प्यूगेटरी माउंटेन में जाने का। लूजैंग बोलता है कोई और फास्ट तरीका नहीं जिससे मैं प्यूगेटरी माउंटेन में जा सकूं। तो मोकैन बोलता है कि 2 स्क्वायर क्रिस्टल्स 1 पॉइंट के बराबर होते हैं और 100 पॉइंट्स जो होते हैं वो 200 स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर होते हैं। तो सेकंड मेथड ये है कि तुम खुद ऑन पर्पस कुछ गलत करो और वहाँ पे तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। जोजियान ये सुन के अपना सिर पकड़ लेता है और लूजैंग हंसने लग पड़ता है और बोलता है ये अच्छा आइडिया है। फिर ड्रिजल पीक का कल्टीवेशन रूम हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लूजैंग मेडिटेशन कर रहा होता है और उसके पास स्किल्स रखी होती हैं जो उसने स्काई बुक पेविलियन से ली थी। मेडिटेट करते वक्त लूजैंग के फोरहेड पे एक ब्लू जैसी लाइट अपीयर होती है, फिर वो बार की तरफ लेजर की तरफ फायर हो जाती है। लूजैंग बोलता है मैंने फाइनली ये स्पिरिट थ्रोन टेक्निक लर्न कर ली। फिर लूजैंग स्किल को उठाता है और बोलता है पर ये स्काई डीमन डिवाइन फिस्ट इतनी आसान नहीं लग रही जैसी की स्पिरिट थ्रोन थी। ये बुक बोलती है कि तुम्हें अपनी मेंटल कंसंट्रेशन को पावर में कन्वर्ट करना है पर ये काम नहीं कर रहा, अभी के लिए मैं सिर्फ स्पिरिट थ्रोन को ट्रेन करता हूँ। तो हमें फिर बताया जाता है कि स्पिरिट थ्रोन वो एक यान टायर सोल कल्टीवेशन स्किल है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है सोल रिलीज और एक है थ्रोन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोल रिलीज का मतलब ये है कि बॉडी से सोल को बाहर की तरफ निकालना और थ्रोन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपनी सोल को एक लंबे से कांटे के रूप में बदल देना। इस टेक्निक को लर्न करने के लिए एक डीप कंसंट्रेशन में होना चाहिए माइंड और ये लूजैंग के लिए बड़ी आसान है क्योंकि लूजैंग के पास पहले से बड़ी ज्यादा पावरफुल सोल है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है ड्रिजल पीक का डाइनिंग हॉल का, वहाँ पे सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं, मोकैन भी खाना खा रहा होता है। तभी एक डिसिपल जिसका नाम है जूली वो पीछे आ जाता है और जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है। एकदम से आवाज सुनने के कारण मोकैन डर जाता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। जूली बोलता है कि ये मेरी जगह है, अगर तुम यहाँ से उठोगे नहीं तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो लूजैंग बोलता है मुझे पता नहीं तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है पर ये क्विंगन सेक्ट है, यहाँ पे डिसिपल्स की फाइट अलाउड नहीं होती है, अगर तुम्हें ट्रबल चाहिए तो चलो अरेना में हम फाइट करते हैं। तो जूली बोलता है तुम्हें लड़ाई करनी है तो 100 स्क्वायर क्रिस्टल्स बैट करो अगर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो। मोकैन सोच रहा होता है कि ब्रदर लुआ हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। तो फिर ड्रिजल पीक अरेना की तरफ वो दोनों बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और जूली बोलता है कि मेरे पास ये सिर्फ जुआन टायर अपग्रेड वेपन है और जैसे कि प्रॉमिस किया मैं इसको बेड पे लगाऊंगा और अगर तुम जीत जाओगे तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तो जूली लूजैंग को बोलता है कि तुमने 100 क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए हैं क्या। तो लूजैंग जोजियान की तरफ हाथ करता है और बोलता है कि तुम्हें काउंट करने की जरूरत है कैसे। तो जोजियान बोलता है कि अगर तुम दोनों रेडी हो तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। इस पूरे सीन को इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है ऊपर से और एरेना में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और लूजैंग अपना ओरा रिलीज करता है वायलेट कलर का और जूली अपना रशिंग थंडर फिस्ट लेके लूजैंग की तरफ बढ़ रहा होता है, उसका पूरा हाथ थंडर से कवर हो जाता है। फिर लूजैंग भी इसको काउंटर करने के लिए अपनी रोजवुड फिस्ट लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो सभी डिसिपल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये हेड ऑन फाइट क्यों ले रहा है जूली के साथ, क्या ये बच्चा पागल हो चुका है। जैसे लूजैंग अपना पंच मारने लगता है तो जूली जंप करके ऊपर की तरफ कूद जाता है और फिर ऊपर से अपनी रशिंग थंडर फिस्ट को लेके नीचे की तरफ कूदता है। लूजैंग डोज करने की पूरी कोशिश करता है पर डोज नहीं कर पाता और उसे बड़ी जोर से पेट पे पंच पड़ता है। जूली बोलता है कि तुम हिट ले सकते हो, बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है। फिर लूजैंग खड़ा हो जाता है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग पड़ते हैं और जो इंप्योरिटीज होती है बॉडी की वो सरफेस पे आने लग पड़ती है स्किन की। फिर लूजैंग सोचता है क्या मैं मैरो डिफाइनिंग लेयर को ब्रोक थ्रू कर चुका हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि बच्चा फिर से स्ट्रॉन्ग
हो गया दोबारा। फाइट कंटिन्यू होती है और जूली अपनी मिस्टिक फ्लाइंग ट्रिक को यूज करता है जो कि एक फुटवर्क टेक्निक है और लू ज़ेंग के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमने लग पड़ता है। लू ज़ेंग आइज क्लोज करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है कंसंट्रेट करके और उसे जोर से जमीन में फोड़ता है। फिर जूली पूरा अपना थंडर ऑरा रिलीज कर देता है और अपनी रशिंग थंडर होली फॉर्म में आ जाता है। जूली बोलता है ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक विसेरा रिफाइनमेंट लेयर का जूनियर मुझे फोर्स कर देगा यूज करने के लिए रशिंग थंडर फॉर्म को। लू ज़ेंग आज मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। वो रशिंग थंडर फिस्ट को लेके आगे बढ़ रहा होता है तभी लू ज़ेंग अपनी स्पिरिट थ्रोन मूव को यूज करता है और एक लेजर टाइप उसके फोरहेड से रिलीज होकर जूली के फोरहेड में चल जाती है जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाता है और अपने सिर पकड़ के नीचे गिर जाता है। तभी लू ज़ेंग उसे बड़ी जोर से किक मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी रशिंग थंडर होली फॉर्म बड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर जितनी ज्यादा ये पावरफुल है उतनी ज्यादा ये एनर्जी कंजप्शन करती है। फिर हमें दिखाई देता है कि एक डिसिपल मोकैन से बहस रहा होता है कि मेरी तलवार मुझे वापस दे दो। तो मोकैन बोलता है ये बेट का हिस्सा थी, जूली हार चुका है तो ये जुआन टायर अपर ग्रेड वेपन ब्रदर लुओ का हुआ। तो डिसिपल बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने जूली को दी थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतते हो। तो फिर लू ज़ेंग बोलता है कि मैं इस तलवार को जूली से जीतता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जूली से मांगो और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है इससे तो हम फाइट कर सकते हैं अरेना में। तो डिसिपल उस तलवार को फेंक देता है और एक हमें इंसान दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम सब कचरा हो। तो वो तलवार उसके पैरों के पास आके गिरती है और वो बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो लू ज़ेंग बोलता है कि तुम वो जिसने ऑर्डर किया था जूली को मेरे को चैलेंज करने के लिए। तो वो इंसान बोलता है तो क्या हुआ, मैंने ऑर्डर दिया था, जो भी ऑफेंड करेगा ज़्यूगे फैमिली को उसे मरना होगा। लू ज़ेंग बोलता है ज़्यूगे फैमिली, क्या तुम उनमें से एक हो। तो वो इंसान बोलता है हाँ मैं सर्वेंट हूँ थर्ड सन का। तो हमें बताया जाता है कि ज़्यूगे थर्ड सन है, उसका रियल नाम है ज़्यूगे फैंग, तो वो थर्ड सन है जिसका निकनेम है थर्ड मैडमैन। तो सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, बोल रहे होते हैं कि ज़्यूगे फैमिली ये हर बार इतने ज्यादा हाई और माइटी की बिहेव करते हैं। तो लू ज़ेंग बोलता है अच्छा तुम ज़्यूगे थर्ड सन के सर्वेंट हो, ये तो बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ड्रिजल पीक के डिसिपल्स के बीच में फाइटिंग क्रिएट करने की, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा गट्स है। तो बाकी डिसिपल्स भी बात कर रहे होते हैं हमारे ड्रिजल पीक को कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे आउटसाइडर की, कोई बात नहीं कि तुम्हारी ज़्यूगे फैमिली कितनी ज्यादा भी अमेजिंग क्यों ना हो, तुम हमारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और आफ्टर ऑल तुम एक सर्वेंट ही हो और तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ज़्यूगे फैमिली को। तो सर्वेंट बोलता है तो क्या हुआ, मेरे पास गट्स है, तुम मेरे साथ कर भी कह सकते हो, मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे। तो लू ज़ेंग जोजियान को पूछता है कि मैं कोई ट्रबल में हूँ अगर मैं इसे कुछ करूंगा इसके साथ। तो जोजियान बोलता है ये एक सिर्फ सर्वेंट है और वो भी ज़्यूगे फैमिली का, कोई डिसिपल नहीं है इंडियन सेक्ट का, और इसकी वजह से ड्रिजल पीक के डिसिपल्स ने फाइट की आपस में, तो इसको हमें पनिश करना ही पड़ेगा और मुझे पता है कि इंस्ट्रक्टर सू भी हमारी हेल्प करेगी इसमें। तो लू ज़ेंग बोलता है ठीक है और वो सर्वेंट की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। तो सर्वेंट डर जाता है और बोलता है कि मैं ज़्यूगे थर्ड सन का क्लोज सर्वेंट हूँ, अगर तुम मुझे टच करोगे तो तुम्हें थर्ड सन नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोलते वक्त लू ज़ेंग उसे गर्दन से पकड़ता है और नीचे की तरफ कर देता है घुटनों पे और उसके कंधे के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे अपने थर्ड यंग मास्टर के बारे में। एक और डिसिपल आता है जिसका नाम है कोहली जो कि ड्रिजल पीक आउटर डिसिपल है जिसका रैंक 15 ओवरऑल और वो हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में और जो कि स्ट्रॉन्गर है जूली से। वो बोलता है कि लू ज़ेंग ये मैन बड़ा ज्यादा क्लोज है थर्ड सन से और अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तुम चाहे जितने मर्जी पावरफुल होगे पर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम पंगा ले सकते हो ज़्यूगे फैमिली के साथ अभी। तो फिर वो सर्वेंट बोलता है कोहली तुम्हें लू ज़ेंग को यहाँ पे मारना पड़ेगा मेरे लिए और तुम ऐसा करोगे तो ज़्यूगे थर्ड सन तुम्हें रिमेंबर करेगा हमेशा। कोहली बोलता है कि लू ज़ेंग तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, तुम्हें इससे बाहर रहना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो लू ज़ेंग बोलता है सच्ची मैं इससे बाहर रहूं, तुम जैसे पीपल मुझे बहुत गंदे लगते हैं जो कि बातों से ही सब कुछ सेटल करने की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम अरेना में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक और डिसिपल आता है जिसका नाम है ज़ांग वूजियान जो कि ड्रिजल पीक आउटर डिसिपल है जिसका रैंक 7 है। वो बोलता है अरेना ये अरेना वो, रुक जाओ और वॉयलेंस बुरी बात होती है, सभी एक स्टेप पीछे लो। तो कोहली बोलता है कि ज़ांग वूजियान अपनी उंगली हर जगह मत डाला करो, अपने बिजनेस से बिजनेस रखा करो। तो ज़ांग वूजियान बोलता है बिजनेस, ये एक सर्वेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर हम इसे मार भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ब्रदर लुओ तुम्हें उसे पनिश करना ही पड़ेगा, उसे मारो मत पर छोड़ो भी मत। ज़ांग वूजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ तुम्हें उसे पनिश करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। फिर लू ज़ेंग उसे गर्दन से पकड़ता है और सर्वेंट बोलता है लू ज़ेंग अगर तुम मुझे मार दोगे तो थर्ड सन तुम्हें मार देगा और तुम्हारे पूरे क्लैन को भी मार देगा और तुम्हें राख में बदल देगा। तो लू ज़ेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है गाल पे और बड़ी जोर से उसके स्टमक में भी मारता है और वो नीचे पीछे जाके गिरता है। तो लू ज़ेंग अपनी तलवार लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो सर्वेंट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तो फिर लू ज़ेंग उसके शरीर में बड़ा छेद कर देता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ता है। तो मोकैन बोलता है तुमने इसे बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया ब्रदर लुओ। ज़ांग वूजियान भी बोलता है ये इडियट डिजर्व करता ही था हमारे ड्रिजल पीक के साथ पंगा लेने के लिए, इसकी यही विश थी मरने की। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे थे हाँ बड़ा अच्छा ये ऐसा ही डिजर्व करता था। तो ज़ांग वूजियान बोलता है कि अब तुमने ऑफिशियली ऑफेंड कर दिया ज़्यूगे फैमिली को, तुम्हें डर नहीं लग रहा। लू ज़ेंग बोलता है मैंने बड़े ज्यादा पीपल्स को ऑफेंड किया आगे और अब ऐसा क्या पॉइंट इस सभी नॉनसेंस के बारे में सोचने का। ज़ांग वूजियान बोलता है ये बड़ा अच्छा है, मुझे तुम जैसे बंदे पसंद है जिनके पास बड़ी ज्यादा करेज होती है, चलो हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो लू ज़ेंग बोलता है हाँ चलो। वो सब हंसते हंसते चल पड़ते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो इंस्ट्रक्टर सू ये सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है कि सब कुछ ठीक होगा बिकॉज जो ज़्यूगे फैमिली की लेडी क्यूशान है वो एक फेवर वो करती है मेरे लिए। तो गाइस चैप्टर नंबर 6 इतना ही सारे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है ड्रिंक करते वक्त। ज़ांग वूजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ तुम मेरे रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गए थे ना फाइट करते वक्त, तुम पक्का टाइम के साथ स्टार बन जाओगे हमारे ड्रिजल पीक के। तो लू ज़ेंग बोलता है ओ प्लीज मैं इतना भी ज्यादा फेमस नहीं हूँ और मैंने सिर्फ अभी ड्रिजल पीक को ज्वाइन किया है। तो ज़ांग वूजियान बोलता है सच्ची तुमने रूमर्स को नहीं सुना यूनियो पीक के बारे में। तो जोजियान बोलता है वही ना जिसमें जो डिसिपल्स फीमेल डिसिपल्स ही थी रैंक 70 तक। ज़ांग वूजियान बोलता है कि यूनियो पीक सेकंड रैंक पे होता था कुछ साल पहले सिर्फ एक सिंगल डिसिपल की वजह से, अगर तुम उसकी तरह हो गए ब्रदर लुओ तो
तुम हमारे पी को ग्लोरी की तरफ लेके जाओगे। और उस एंजल लाइक फीमेल डिसिपल ने कुछ रूल्स तोड़ दिए थे और उसको प्यूगेटरी माउंटेन में भेज दिया गया था। तो मोकैन बोलते हैं एंजल लाइक डिसिपल वो कौन थी? तो जांग बुजियान बोलता है लुओ यान। उसका नाम भी सेम लू जैंग की तरह था, उसमें भी लुओ था साथ में। तो लू जैंग उसे सुन रहा होता है और गुस्से से वो अपने कप को तोड़ देता है हाथ से। तो मोकैन बोलता है ब्रदर लू जैंग, तुम इस लू यान को जानते हो क्या? तो जांग बुजियान बोलता है कि लू जैंग ऐसा मत बोल देना कि अब तुम्हारी वो सिस्टर है ना। तो जांग बुजियान बोलता है कि लू यान को प्यूगेटरी माउंटेन में क्यों भेज दिया गया था? तो जांग बुजियान बोलता है मुझे बस इतना पता है कि लू यान के पीछे कुछ डिसिपल्स पड़े हुए थे और उनमें से एक डिसिपल था यून फैंग, जो कि लू यान के द्वारा एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में मार दिया गया था, जिसकी वजह से यून फैमिली को गुस्सा चढ़ गया। और यून फैमिली 7 ग्रेट क्लैंस में से एक है, जो कि रैंक करती है 3rd इंपीरियल फैमिली में बाकी 7 ग्रेट क्लैन में से। तो इस सब को सुन के लू जैंग को गुस्सा चढ़ रहा होता है और वो जिस बेंच पे बैठा होता है उस पे मार्क छोड़ देता है अपने हाथ से। मोकैन बोलता है ब्रदर लू जैंग तुम ठीक हो क्या? तो लू जैंग बोलता है मैं ठीक हूँ। और वो जांग बुजियान को पूछता है कि कोई तरीका है किसी डिसिपल को बचाने के लिए, अगर बचाना होगा प्यूगेटरी माउंटेन से। तो जांग बुजियान बोलता है तुम 1 साल को रिड्यूस कर सकते हो 1000 पॉइंट को खर्च करके, पर जो लू यान है उसको तो 1000 साल की सजा है। फिर लू जैंग बड़े गुस्से से बोलता है 1000 साल, वो उसे मार देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। फिर ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाई देता है। लू जैंग गुस्सा निकाल रहा होता है अपना ट्रेनिंग करके, वो वुडन और स्टोन स्टैचूज को तोड़ रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद लू जैंग इंस्ट्रक्टर सू के ऑफिस के पास जाता है और वहाँ पे डोर को नॉक कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है आ जाओ अंदर। इंस्ट्रक्टर सू बोलते क्या चाहिए तुम्हें? लू जैंग बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं यहाँ पे मिशंस को लेने के लिए आया हूँ। इंस्ट्रक्टर सू बोलती तुम इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आउटर डिसिपल्स को जल्दी मिल जाएगी पिल्स जो कि कल्टीवेशन को एनहांस करेगी। लू जैंग बोलता है मैं पिल्स के पीछे नहीं, मुझे पॉइंट्स चाहिए। इंस्ट्रक्टर सू सोच रही होती है इस बच्चे को बड़ी ज्यादा जल्दी है अचीवमेंट्स के लिए, और वो एक मिशन बुक को लू जैंग के पास फेंकती है और बोलती है कि चूज कर लो इनमें से कोई एक। लू जैंग देख रहा होता है वहाँ पे कुछ मिशन लिखे होते हैं, उनमें से एक था कि हाउस प्रोटेक्शन की, जिसमें ली फैमिली को प्रोटेक्ट करना है 3 दिन के लिए और उसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और एक डिलीवरी प्रोटेक्शन का मिशन था जिसमें मूवी को प्रोटेक्ट करना था डिलीवरी के टाइम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे पैकेजेस को, इसमें 7 दिन के लिए 7 पॉइंट्स मिलेंगे। लू जैंग बोलता है कोई और मिशन नहीं जिसमें ज्यादा पॉइंट्स मिले हमें। इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं मिशन तो हैं पर तुम्हें अलाउड नहीं है वो। तो फिर लू जैंग उसी बुक में से देखने लग पड़ता दोबारा, तो वहाँ पे और भी मिशन होते हैं जैसे शैडो बीस्ट हंट जिसकी स्किन को फिर लाना है और एक फेमस क्रिमिनल को पकड़ना है। तो फिर ऐसे मिशन को वो देख रहा होता है तो उनमें से एक को चूज करता है और फिंगर रख के बोलता है कि मैं इसको चूज करता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर सू उस बुक को लू जैंग के हाथ से छीन लेती है और बोलती है कि मैं अलाउ नहीं कर सकती। तो लू जैंग बोलता है क्यों नहीं? तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि ब्लेड इंसेक्ट को मारना, तुम वहाँ पे जाके सिर्फ मरोगे ही। लू जैंग बोलता है मैं समझता हूँ, मैं फिर भी लेना चाहता हूँ पर इस मिशन को। इंस्ट्रक्टर सू बोलते समझते हो तुम कुछ नहीं समझते, मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। तो फिर लू जैंग वहीं पे खड़ा रहता है, सुबह शाम और रात हर टाइम वहीं पे खड़ा होता है, वो जा नहीं रहा होता है वहाँ से। तो फिर जब रात का टाइम होता है तब इंस्ट्रक्टर सू मिशन का टोकन उसकी साइड फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा अगर तुम मरना चाहते हो तो। लू जैंग बोलता है शुक्रिया इंस्ट्रक्टर सू। फिर इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम्हें बड़ी ज्यादा जल्दी है अचीवमेंट्स को पाने की। तो फिर हमें किंगडम स्टेज दिखाया जाता है, वहाँ पे लू जैंग जा रहा होता है मिशन के लिए। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि बच्चा पागल हो गया, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि ये कब से हो गया कि एक मैरो रिफाइनमेंट लेयर का बच्चा मिशन ले सकता है। एक बोल रहा होता है कि इसे मरने दो, मरने के लिए तो आया हुआ है। एक डिसिपल बोल रहा होता है कि काउली चाहता था कि हम इसे मार दें, पर ऐसा लग रहा है वो जरूरी नहीं होगा। और वो डिसिपल उसके आगे आके उसका मिशन टोकन लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लू जैंग उसे गर्दन से पकड़ता है और नाइफ उसके गर्दन पे लगा देता है। तो उसी डिसिपल का एक साथी होता है, वो बोल रहा होता है कि ये सब किंग शान की गलती थी, उसे जाने दो, हम बात करके भी ये सब सुलझा सकते हैं। फिर वो किंग यान को बोलता है कि जल्दी से अपोलोजाइज करो लू जैंग को। फिर वो बोलता है ब्रदर लू जैंग हम पांचों ने पहले भी ब्लेड इंसेक्ट को हंट किया है और जो ब्लेड इंसेक्ट है वो ग्रुप में आते हैं हमेशा, तुम्हें फाइट करने के लिए हार्ड होगा अकेले, ये कैसा कि हम भी तुम्हारे साथ आए इस मिशन के लिए। तो लू जैंग उसे छोड़ देता है और बोलता है कि शुक्रिया पर मुझे अकेले काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्यूगेटरी माउंटेन का, जहाँ पे वोल्केनो के पास एक लड़की बैठी हुई होती है और फिर हमें पता लगता है कि वो लड़की लू यान और वो लू जैंग के बारे में सोच रही होती है। फिर लू जैंग मिशन के लिए निकल पड़ता है कैरेज में एक, और कैरेज प्यूगेटरी माउंटेन के साइड से निकलती है और लू जैंग देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि अच्छा ये प्यूगेटरी माउंटेन है। फिर जैसे कैरेज आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो कुछ ब्लेड जैसे उड़ के आते हैं और एक डिसिपल की गर्दन को काट देते हैं और फिर एकदम से ब्लेड इंसेक्ट का इन्वेजन हो जाता है और एक डिसिपल की वो गर्दन को खा जाता है और एक ब्लेड इंसेक्ट लू जैंग की तरफ आ रहा होता है। तो लू जैंग उसे पेट में पंच मारने की कोशिश करता है पर देखते हैं कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर एक सडन अटैक होता है ब्लेड इंसेक्ट के ऊपर और वो हेड से लेके पेट तक उसको कट कर दिया जाता है और हमें फिर पता लगता है कि वो अटैक एक डिसिपल ने किया होता है। वो बोल रहा होता है कि जो ब्लेड इंसेक्ट का पेट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वीकनेस सिर्फ उसका हेड ही होती है। तो फिर डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि जो ब्लेड इंसेक्ट है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फ्लाइंग कैरेज को और ये अब नीचे, तो वो जो फ्लाइंग कैरेज होती है फिर वो नीचे गिर जाती है एकदम से और ब्लेड इंसेक्ट अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि सभी फाइट करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फाइट करो अपने जिंदगी को जीने के लिए। तो एक डिसिपल चिल्लाता है कि ब्लेड इंसेक्ट का लीडर भी आ, तो सभी बचने के लिए भाग रहे होते हैं। तब एक डिसिपल बोलता है कि मैं किंगलैंड टीम का ऑफिसर हूँ लूजियो, मेरी बात सुनो किंग इंसेक्ट के डिसिपल्स, मेरे को फॉलो करो अगर तुम जीना चाहते हो तो। फिर सीन शो होता है ड्रैगन फोर्ट का, जहाँ पे लूजियो बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम दोबारा आ सकते हो अगर तुम ब्लेड इंसेक्ट को मारना चाहते हो इंपीरियल आर्मी के साथ में, अगर तुम अकेले काम करना चाहते हो तुम अभी भी लीव कर सकते हो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। तो डिसिपल्स एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर लूजियो ऑर्डर करता है जायो को कि ड्रिंक्स लेके आओ। फिर लूजियो इंट्रोडक्शन करने को बोलता है कि मेरा नाम लूजियो है, तुम सभी के नाम। तो लू जैंग बोलता है मेरा नाम लू जैंग है, एक डिसिपल बोलता है मेरा नाम जाओ जी योंग है और एक बोलता है मेरा नाम यांग टाई है और एक बोलता है मेरा नाम मैंग चांग यून है। फिर सुबह का टाइम होता है, लू जैंग और मैंग साथ में होते हैं और लू जैंग देख रहा होता है एक डेड ब्लेड इंसेक्ट को, सोच रहा होता है कि सच में मर चुका है। फिर लू जैंग लू जायो को पूछ रहा होता है कि सिविलियंस अपनी लाइफ को क्यों रिस्क कर रहे हैं बार बार ड्रैगन फोर्ट से बाहर आके, इनको मरने से डर नहीं लगता। लू जायो बोलता है कि ये सब किंग इंसेक्ट की वजह से होता है। तो मैंग बोलता है कि हम जो किंग इंसेक्ट के डिसिपल्स होते हैं, जब हम ब्लेड इंसेक्ट को मार देते हैं और उनके क्रिस्टल्स को ले लेते हैं तो कोई जो ब्लेड इंसेक्ट होते हैं उनके क्रिस्टल्स बच
जाते हैं वैसे ही वहाँ पे फिर सिविलियंस आते हैं उन क्रिस्टल्स को ढूंढने के लिए ताकि वो उनको निकाल सके और बेच सके ड्रैगन फोर्ट पे। ये क्रिस्टल्स बड़े ज्यादा अमाउंट में बिकते हैं ड्रैगन फोर्ट पे, इसलिए वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड इंसेक्ट के लीडर्स आ रहे होते हैं, डिसेबल्स चिल्ला रहे होते हैं कि ब्लेड इंसेक्ट के लीडर्स आ रहे हैं, भागो। तो फिर हमें बताया जाता है जो ब्लेड इंसेक्ट का लीडर होता है रैंक 4 डीमन बीस्ट होता है और उसकी स्ट्रेंथ सेम होती है हाफ स्टेप इनिशिएटर एलम की तरह, और उसकी जो पर्पल बॉडी होती है वो पॉइजन से कवर होती है, तो उसकी पूरी बॉडी में स्पाइक्स होते हैं, इसलिए इसको मुश्किल होता है डील करना। और जो लीडर होता है वो बड़ा ज्यादा अमाउंट में बिकता है नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट के। हर एक ब्लेड इंसेक्ट लीडर जो होता है वो एक पॉइंट में एक्सचेंज हो सकता है और एक पॉइंट के लिए हमें ऐसे नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट 20 किल करने पड़ते हैं। तो एक ब्लेड इंसेक्ट लीडर 20 सिंपल ब्लेड इंसेक्ट के बराबर होता है। तो फिर लू ज़ेंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स की तरफ उनको मारने के लिए। तो बाकी डिस्पर्स बोल रहे होते हैं कि हमें इससे बचाना पड़ेगा। तो लू ज़ेंग बोलता है कि ये लू ज़ेंग इतना ज्यादा रेकलेस क्यों हो गया है, ये सराउंड हो गया ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स के बीच में। तो मैंग बोलता है कि अभी रुक जाओ सभी, पैनिक मत हो, चलो देखते हैं क्या होता है। लू ज़ेंग अपना फ्लाइंग नाइफ निकालता है और एक ही बार में सभी ब्लेड इंसेक्ट लीडर की गर्दन को काट देता है और वो सभी मर जाते हैं। तो डिस्पर्स बोल रहे होते हैं कि शाबाश। जो लूजियो होता है वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो लू ज़ेंग है वो पॉइजन से इन्फेक्ट नहीं हुआ। मैंग भी सभी चीज को देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है। तो लू ज़ेंग रुकता नहीं है, लू ज़ेंग कंटिन्यूअसली मारता रहता है सभी ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स को, और उन ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स का जो होता है बॉडी वो एक जगह इकट्ठे होने लग पड़ता है। तभी एकदम से लूजियो बोलते हैं कि जल्दी सभी भाग जाओ यहाँ से। तो लू ज़ेंग बोलते हैं भागो क्यों? तो लूजियो बोलते हैं हम नॉर्मल इंसेक्ट को तो हैंडल कर सकते हैं पर अब एक ब्लेड इंसेक्ट क्वीन आ चुकी है। तो हमें दिखाई देता है कि एक रेड कलर की ब्लेड इंसेक्ट क्वीन आ गई होती है उनके सामने। तो लूजियो बोलता है कि तुम सभी भागो और मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। फिर एक डिसेबल बोलो तो लू ज़ेंग को कि चलो लू ज़ेंग हम चलते हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि ब्रदर मैंग और ब्रदर जाओ, तुम आगे जाओ, मैं असिस्ट करूंगा लूजियो को। मैंग बोलता है कि लू ज़ेंग अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही, पर तुम फिर बाद में नहीं कर सकते कुछ भी, तुम्हारे पास अभी मौका, तुम भागना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। लू ज़ेंग ये सब कुछ सुनता नहीं और मैंग और बाकी डिसेबल्स वापस जाने लग पड़ते हैं। तो गाइस चैप्टर 8 की स्टार्टिंग होती है। लूजियो और लू ज़ेंग फाइट कर रहे होते हैं ब्लेड इंसेक्ट क्वीन से। लू ज़ेंग बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है ब्लेड इंसेक्ट क्वीन के अटैक्स को, और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन बड़ी खतरनाक तरीके से अटैक करती है लू ज़ेंग की तरफ। लू ज़ेंग उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और एक केव की तरफ भाग जाता है। केव के अंदर एंटर करते ही लू ज़ेंग को एक लावा का पूल जैसा दिखाई देता है जहाँ पे एक फायर स्कॉर्पियन लायन सोया होता है। तो लू ज़ेंग उसे देख के बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मुंह पे हाथ रख के धीरे धीरे उसके साइड से निकलने लगता है। तभी लायन जाग जाता है और यहाँ देखने लगता है पर उसे लू ज़ेंग नहीं दिखाई देता। तो लू ज़ेंग बड़ा ज्यादा डर जाता है और वो लायन द्वारा सो जाता है। और जैसे ब्लेड इंसेक्ट क्वीन एंटर करती है तो लायन जाग जाता है और लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लू ज़ेंग जंप करके डॉज करता है। तो ब्लेड इंसेक्ट क्वीन और फायर स्कॉर्पियन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करने लग पड़ते हैं। फाइट से बचने के लिए लू ज़ेंग उस लावा वाले पूल में कूद जाता है। फायर स्कॉर्पियन लायन और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन फाइट करने लग पड़ती है आपस में और ये फाइट आधे घंटे तक चलती है और उसके बाद वो दोनों मर जाते हैं एक दूसरे से लड़के। तो लावा में लू ज़ेंग सोया होता है और उसकी बॉडी पे गोल्डन मार्क्स अपीयर हो जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन मार्क्स से फिल हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद वो लावा को अब्सॉर्ब करने लग पड़ता है और जब पूरी तरह से लावा को अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसका हाथ धरती से बाहर निकलता है और वो पूरे शरीर को बाहर निकाल देता है। तो लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी तो लिंक टायर वेपन में कन्वर्ट हो चुकी है और जो पैटर्न है मेरी बॉडी पे ये तो लिंक पैटर्न है। लू ज़ेंग फिर टॉर्च को जला देता है और फायर स्कॉर्पियन और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन की बॉडी को देखने लग पड़ता है और उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको ढूंढने लग पड़ता है। जैसे उसको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं तो वो उसे अपनी जूमी रिंग में स्टोर कर लेता है। फिर कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है ड्रैगन फोर्ट का, लू ज़ाई प्लेस का। वहाँ पे दो गार्ड्स खड़े होते हैं। तो लू ज़ेंग आके बोलता है कि मेरा नाम लू ज़ेंग है, मैं लू ज़ाई को ढूंढ रहा हूँ। तो उनमें से एक गार्ड बोलता है कि ब्रदर लू ज़ेंग तुम फाइनली वापस आ चुके हो पर हमारे कैप्टन यहाँ पे नहीं है। लू ज़ेंग बोलता है क्या? वो गार्ड अपने घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है कि हमारे कैप्टन रिपोर्ट करने के लिए गए थे कि वो कैसा चेंज था मिशन के दौरान, तो उसे जेल में डाल दिया गया है हमारे सुपीरियर के द्वारा। ब्रदर लू ज़ेंग तुम्हें हमारे कैप्टन को बचाना पड़ेगा, जो हमारा रूट था मार्चिंग का वो भी चेंज कर दिया यस्टरडे। दूसरा गार्ड भी अपने घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि हमारे कैप्टन को पनिश किया जाएगा मिलिट्री लॉ के द्वारा। तो लू ज़ेंग सुन रहा होता है, बोलता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर ड्रैगन फोर्ट कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग और ज़ो जियोंग खड़े होते हैं। तो जैसे ही लू ज़ेंग अंदर आता है तो ज़ो जियोंग बोलता है ब्रदर लू गोश्त नहीं होना पक्का। मैंग भी देख रहा होता है। तो लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये बंदा पागल हो गया कि ये क्या सी बातें करता रहता है। तो लू ज़ेंग बैठ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों ऐसे चले जाओगे। तो मैंग बोलता है तो ब्रदर लू तुम क्या प्लान कर रहे हो? लू ज़ेंग बोलता है तुम दोनों को नहीं पता किस सिचुएशन में लूज हो। तो मैंग बोलता है ब्रदर लू मेरी जो फैमिली है लेथेमेंग को इंटरफेयर नहीं कर सकती इस सीन में। तो लू ज़ेंग टीका कप देता है मैंग को और बोलता है लेथेमेंग फैमिली। तो फिर मैंग बोलता है कि मैटर इन्वॉल्व कर रहा है लू फैमिली के थर्ड सन को, जो कि वो पागल सा है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ ब्रदर लू तुम भी इसको छोड़ दो और इसमें मत पड़ो। तो फिर हमें बताया जाता है जो लेथेमेंग फैमिली है वो 7 ग्रेट फैमिली में से एक है, बिल्कुल सेम ज़ुगे फैमिली की तरह, और उसकी स्ट्रेंथ और हेरिटेज सेम ही है ज़ुगे फैमिली की तरह। तो लू ज़ेंग गुस्से से अपना कप तोड़ देता है चाय का, बोलता है कि ज़ुगे फैमिली फिर से ये हर केस में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि मैंग इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे फेवर को पक्का फ्यूचर में रिपे कर दूंगा। तो मैंग बोलता है ब्रदर लू मुझे पता तुम बड़े ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो पर तुम्हारा फेवर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता मेरे लिए। तो लू ज़ेंग वो जो अपनी ज़ूमी रिंग से वो दोनों क्रिस्टल्स निकाल देता है, फायर स्कॉर्पियन लायन का और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन का। तो मैंग और ज़ो जियोंग दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ब्लेड इंसेक्ट क्वीन का क्रिस्टल और ये तो स्कॉर्पियन का क्रिस्टल है। तो फिर लू ज़ेंग बोलते हैं कि ज़्यूगे थर्ड सन है वो तो पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मेरी लाइफ तो पहले से बड़ी ज्यादा टफ है, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पक्का टॉप पे पहुंचूंगा और जब हमारी मैंग फैमिली को मेरी जरूरत होगी मैं पक्का हेल्प करूंगा। तो मैंग बोलता है कि तुम ये तो बड़े ज्यादा क्लेम्स कर रहे हो और खाली प्रोमिस कर रहे हो पर मुझे ये पसंद आया। तो लू ज़ेंग बोलते तुम यही तो चाहते थे। तो मैंग बोलता है क्या मेरे थॉट्स मेरे फेस के ऊपर लिखे हुए हैं। तो लू ज़ेंग हंसने लग पड़ता है। मैंग बोलता है चलो तुम ऐसे ट्रबल में हो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक बार ट्रबल में आ ही जाता हूँ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुबह
का ड्रैगन फोर्ट का। वहाँ पे एक कैंप जैसा लगा होता है। वहाँ पे मैंग, लूजेंग और लो जियोंग तीनों आ जाते हैं साथ में अंदर। हमें एक इंसान दिखा जाता है जिसका नाम होता है गो हांटियान, जो कि हेड स्टीवर्ड होता है। बोलता है, यंग लॉर्ड मैंग, तुम्हें बोल देना चाहिए था कि तुम्हारे ड्रैगन फोर्ट पे मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर लेता वेलकम करने के लिए तुम्हें। मैंग बोलता है कि तुम एक बंदे का नाम जानते हो जिसका नाम लूजायो है, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। तो स्टीवर्ड बोलता है, यंग लॉर्ड मैंग, ये कोई छोटा मैटर नहीं है और इस केस के पीछे ज़ुगे फैमिली का हाथ है। तो मैंग बोलता है, तो क्या हुआ, मेरे लिथियम फैमिली की रेपुटेशन के काम है क्या ज़ुगे फैमिली से? तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है ड्रैगन फोर्ट की मेन कैंप का। वहाँ पे चावली बोल रहा होता है, ब्रदर हे। वहाँ पे चावली बैठा होता है और बोलता है कि ब्रदर हे, अगर तुम ना होते तो मैं इतनी आसानी से उस बच्चे को हैंडल नहीं कर पाता। तो फिर हम बताया जाता है जो ब्रदर हे होता है चावली का, वो होता है हे टियान चैंग, जो कि जनरल होता है इंपीरियल आर्मी का। तो बोलता है ये तो सिर्फ छोटा सा मैटर था, ये तो मेरे लिए इतना इनसिग्निफिकेंट है जैसे कि मैं अपना हाथ उठाता हूँ वैसे, और ऊपर से ये रिक्वेस्ट थर्ड सन के हाथ से थी तो मैं इसको कैसे मना कर सकता था। तो फिर हमें दो और इंसान दिखा जाते हैं, एक होता है बाइशा और एक होता है हेशा। बाइशा बोल रहा होता है, इजी, हम इतने ज्यादा घटिया प्लेस में 2 से 3 दिन तक रह चुके हैं और हमें और वेट करना पड़ेगा। तो हेशा बोलता है, इससे अच्छा मैं ही मार देता उसको, एक कांटा तो लगना था उसको मारने के लिए और फिर हमें यहाँ पे वेट भी करना नहीं पड़ता। तो लूजेंग और बाकी सभी आ जाते हैं वहाँ पे। तो चावली बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, लूजेंग तुम अभी तक मरे नहीं हो? तो लूजेंग सोच रहा होता है, अच्छा ये इसी का काम है। तो लूजेंग बोलता है, मैं भी नहीं मर सकता हूँ। तो चावली बोलता है, मुझे पता नहीं तुम कैसे सर्वाइव कर चुके हो, तो थर्ड सन तुम्हें मारना चाहते हैं ड्रैगन फोर्ट पे, तो तुम्हें मरना ही होगा। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है, रुक जाओ, मैं यहाँ पे देखने नहीं आया तुम दोनों को बेंचते हुए, लूज आओ कहाँ, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जनरल बोलता है हंसते हुए, लाओ गाओ, तुम ऐसे नहीं छुड़ा सकते लूजाओ को, अगर मैं लूजाओ को छोड़ दूंगा तो वो फिर से ट्रबल पोज करेगा, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तो लूजेंग सुन रहा होता है, आगे की तरफ आ रहा होता है। हेड स्टीवर्ड बोलता है कि तुम और ज्यादा ट्रबल में हो गया अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो। जनरल बोलता है, मुझे एग्जैक्टली बताओ लो कौन से ट्रबल की बात कर रहे हो तुम? तो लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम लूजाओ को फ्री नहीं करोगे? जनरल बोलता है, मैंने पहले बोल दिए बच्चे, तुम कितनी जनरल बोलता है, मैंने पहले ये बोल दिए बच्चे कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पता भी तुम किससे बात कर रहे हो? फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है, इंटेंट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है, ध्यान से। तो लूजेंग भी काउंटर अटैक करने के लिए स्पीड राउंड अटैक को यूज करता है और लेजर टाइप सीधे जनरल के हेड पे जाके लगती है और जनरल अपने घुटनों पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है। तो लूजेंग बोलता है कि मेरे सामने तुम शो ऑफ कर रहे हो, अब तुम्हें ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ेगी। तो गाइस चैप्टर नंबर 8 इतना ही था। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है, जनरल उठ के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है, लव है, तुम क्या ये सोचते हो कि तुम्हारे पास थर्ड सन की प्रोटेक्शन होगी ज़ुगे फैमिली की, तो तुम कुछ भी कर सकते हो? तो जनरल बोलता है, तो क्या मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम क्या मेरे रास्ते में आना चाहते हो? तो मैंग बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम दोनों को लड़ते हुए देखने का, मैं सीधे जाके जनरल फेलोंग को फाइंड करता हूँ और वही सब कुछ संभालेंगे आगे। फिर हमें पता लगता है जो जनरल फेलोंग है वो ड्रैगन फोर्ट का हेड है और जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है ड्रैगन फोर्ट के। तो फिर जनरल डर जाता है और बोलता है कि अगर ये लिथियम फैमिली के मेंबर की वजह से नहीं होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। फिर बोलता है वो कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा लूजायो को। तो जनरल लूजायो को छोड़ देता है। लूजायो बोल रहा होता है लूजेंग को कि जो पर्सन है इस सीन के पीछे वो है हेटियान चैंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे ब्रदर्स के लिए जो कि मारे गए उस मिशन के दौरान। स्टीवर्ड बोलता है, ऐसे तो मुझे मास्टर ने तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए बोला है, और जो ज़ुगे फैमिली और हेटियान चैंग और ट्विन चार्ल्स हैं जो मतलब ब्रदर्स हैं वो बड़े ज्यादा पावरफुल पर्सन है, मैं तो तुम्हें यही एडवाइस देता हूँ कि तुम उनसे दूर रहो और अवॉइड करो वरना वो तुम्हें मार देंगे। तो लूजेंग बोलता है कि ब्रदर लूज आओ, तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मिशन के दौरान मुझे मारना चाहते थे और मेरी वजह से क्विंगलैंड टीम भी इन्वॉल्व हो गई इस केस में, मैं अकेला काफी हूँ उन ब्रदर्स को अवेंज करने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूजायो और लूजेंग जा रहे होते हैं एक रास्ते से, तो आगे जनरल और हेशा और बाइशा खड़े होते हैं। तो जनरल बोलता है, बिना किसी की प्रोटेक्शन से तुम सभी यहाँ पे मारे जाओगे। तो हेशा और बाइशा ब्लैक और व्हाइट शैडोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हेशा होता है वो ब्लैक शैडो होता है, जो बाइशा होता है वो व्हाइट शैडो होता है। तो बाइशा लूजेंग के सामने आ जाता है तो लूजेंग उसे पंच मारता है पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बाइशा जो व्हाइट स्मोक होती है उसको एक पंच में कन्वर्ट कर लेती है और लूजेंग को मारता है। लूजेंग पीछे की तरफ हो जाता है। फिर लूजेंग अपनी बॉडी को गोल्डन ऑरा से सराउंड कर लेता है। तभी हेशा अटैक कर देता है लूजेंग के ऊपर। लूजेंग उस ब्लैक शैडो को मारने की कोशिश करता है पर वो ब्लैक शैडो एक पंच के टाइप में फॉर्म हो जाती है और लूजेंग को पीठ पे मारती है बड़ी जोर से, और साथ में बाइशा भी लूजेंग को बड़ी जोर से किक मारता है, लूजेंग पीछे जाके गिरता है। तो हेशा बाइशा को बोल रहा होता है कि ये बच्चा बड़ा ज्यादा अजीब है, अगर कोई हमसे बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है तो भी वो इतने ज्यादा हिट नहीं ले सकता हमसे। तो बाइशा बोलता है, ये तो तुम्हें सच बोला, ये बच्चा बड़ा ज्यादा अजीब है, चलो हम इसे असली डर दिखाते हैं कि असली डर क्या होता है। तो फिर वो दोनों ट्विन अटैक करते हैं जो कि है 9 ड्रैगन फ्रेंजी, जिसमें ड्रैगन्स फॉर्म हो जाते हैं और लूजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। तो लूजेंग आइज क्लोज कर लेता है और कंसंट्रेट करने लग पड़ता है। जो लूजेंग की कॉन्शियसनेस होती है वो एक स्पेयर के रूप में चेंज हो जाती है ताकि वो डिटेक्ट कर सके जो ट्विंस ब्रदर शाह है उनकी मूवमेंट्स को। इस टेक्निक से वो छोटी सी छोटी चेंजेस जो हो रही है सराउंडिंग में उनको भी देख पा रहा होता है, जैसे कि ग्रास कैसे ग्रो हो रही है और जो जमीन के अंदर क्या हो रहा है। तो फिर लूजेंग अपनी आइज ओपन कर देता है तो वो ड्रैगन कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस स्पेयर के रूप में चेंज हो जाती है और वो हर एक चीज को देख पा रहा होता है मूवमेंट्स को उनकी। तो हेशा एक पेड़ से अटैक करने लग पड़ता है लूजेंग की तरफ। तो लूजेंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को बेशा की तरफ फेंकता है। तो फ्लाइंग नाइफ बेशा के स्पेयर को कट करके उसकी गर्दन को भी साथ में कट कर देता है। तो हेशा चलाता है जोर से बाइशा और लूजेंग उसकी तरफ स्पिरिट थ्रोन अटैक यूज कर देता है और वो एक टाइम के लिए स्टन हो जाता है बाइशा। तो फिर लूजेंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ फेंकता है और उसकी गर्दन को भी कट कर देता है। तो इस सभी को काउली देख रहा होता है और काउली बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, हम तो सेक्ट के भाई हैं ना एक दूसरे के। तो लूजेंग बोलता है अच्छा। तो फिर काउली एक पॉइजन नीडल को निकालता है और लूजेंग की तरफ फेंक देता है। फिर हम पता लगता है जो पॉइजन नीडल होती है वो उसमें लकलेस पॉइजन होता है, अगर वो डायरेक्ट बॉडी में एंटर करे तो बंदा मरता ही है, ये 100% होता है। तो लूजेंग उसे नीडल को बाहर निकाल देता है और बोलता है लकलेस पॉइजन, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। फिर काउली बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। फिर लूजेंग उसकी तरफ फ्लाइंग नाइफ फेंकता है और फ्लाइंग नाइफ उसको 2 हिस्सों में काट देता है। फिर लूजेंग भाग रहा होता है
बचने के लिए तो उसके पीछे आइस के अटैक हो रहे होते हैं। तो हमें पता लगता है वो आइस के अटैक करने वाला जनरल होता है। जनरल बोलता है तुमने मुझे बड़ा ज्यादा ह्यूमिलेट किया था पहले, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम ड्रैगन फोर्ट को आसानी से लीव कर पाओगे? तो लूजंग भाग रहा होता है, जनरल पीछे पीछे आ रहा होता है। जनरल एक आइस पेयर को क्रिएट करता है, लूजंग की तरफ फेंकता है और लूजंग का शोल्डर डैमेज हो जाता है इसकी वजह से। लूजंग फ्लाइंग नाइफ को जनरल की तरफ फेंकता है तो वो आइस की शील्ड क्रिएट करता है जनरल, और फ्लाइंग नाइफ उस शील्ड को तोड़ के जनरल की तरफ बढ़ने लगता है। तो जनरल उस नाइफ को बड़ी मुश्किल से डोज करता है, ग्राउंड पे डोज करता है नाइफ से बचने के लिए, पर नाइफ फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तो फिर जनरल आइस के बॉल्स को क्रिएट करता है, नाइफ की तरफ को फेंकता है ताकि नाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाए। और जनरल बोलता है कि मैं रिग्रेट कराऊंगा तुम्हें इस दुनिया में पैदा होना भी। तो जनरल फिर से आइस का स्फीयर क्रिएट करता है, लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी लूजंग फिर थ्रोन अटैक को यूज करता है और जनरल फिर घुटनों पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है। उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो अपना हेड जमीन से लगा लेता है। तभी लूजंग का फ्लाइंग नाइफ पीछे की तरफ से आ रहा होता है और उसके शोल्डर को डैमेज कर देता है। डैमेज को कम से कम करने के लिए वो ग्राउंड पे रोल करता है ताकि किसी वाइटल ऑर्गन पे वो नाइफ न लगे। तो जनरल बोलता है मुझे पता तुम्हारे पास कोई ट्रिक्स नहीं बची, अब तुम्हें मैं यहाँ पे जमा के रख दूंगा। तो लूजंग सोच रहा होता है मैं इसे डोज नहीं कर पाऊंगा। तो फिर लूजंग पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है और जो आइस अटैक होता है वो उसको हर तरफ से सराउंड कर लेता है। फिर हमें पता लगता है उस आइस अटैक का नाम होता है आइस क्रिस्टल वैली। तो जनरल बोल रहा होता है लूजंग को कि तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है मेरे सामने शो ऑफ करने की, और तुम तो वैसे बोन रिफाइनमेंट में ही हो अपनी। लूजंग बोल रहा होता है ज्यादा बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। लूजंग फिर से अपना स्पीड थ्रोन अटैक करता है जनरल की तरफ, पर जनरल उसे डोज कर लेता है। फिर जनरल एक बड़ा आइस का स्पेयर तैयार करता है और बोलता है कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, और हंसने लग पड़ता है। लूजंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। फिर जनरल उसको लूजंग की तरफ फेंक देता है और हमें पता लगता है उस अटैक का नाम होता है एक्सट्रीम फ्रीजिंग इंटेंट, और एक बहुत बड़ा स्पेयर लूजंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। तभी एक रेड कलर की थंडर उस स्पेयर को रोक लेती है और जो वो आइस का स्पेयर होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो जनरल हैरान हो जाता है और सोचता है ये कौन था। हमें दिखा देता है वो बंदा और कोई नहीं, वो हेड स्टीवर्ड था। और हेड स्टीवर्ड बोलता है तुम्हें रुकना पड़ेगा हे टियान चैंग। जनरल बोलता है तुम्हें यहाँ पे नाक नहीं अड़ानी चाहिए, अपने काम से काम रखो। हेड स्टीवर्ड बोलता है कि हे टियान चैंग तुम्हें तुम्हारी गलतियों का पता नहीं है, तुम कब से पैसा खाते आ रहे हो या वहाँ से, और मिलिट्री गाइडलाइंस को अपने मर्जी से चेंज कर दे रहे हो और अपने साथियों को झूठे इल्जामों से जेल में डाल दे रहे हो। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही खुद को मिलिट्री का पार्ट बोलने से? तो जनरल बोलता है तो क्या वो मैं कर रहा हूँ चेंज, तो मैं यहाँ पे लो हूँ और ऊपर से ये बात है कि तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुमने जो एक्सट्रीम फ्रीजिंग इंटेंट है वो मास्टर कर लिया है, मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे जैसे सेम लेवल पे भी होता फोर्थ इनिशिएट रैलम में भी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें बचा पाएगी जनरल के गुस्से से। तो फिर एकदम से जो होता है वो ग्राउंड हिलने लग पड़ता है और जो आइस का अटैक किया होता है जनरल ने, जो आइस की प्रिजन टाइप क्रिएट की होती है वो टूटने लग पड़ती है। और हमें दिखाई देता है कि स्मोक में से एक इंसान बाहर आ रहा होता है, वो और कोई नहीं होता है, वो होता है जनरल फीलोंग, जो कि सिंबल होता है रॉयल आर्मी का और लॉ इन्फोर्समेंट करता है सभी के ऊपर, जो कि होता है डिवाइन सोल रैलम में। जनरल के सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हे टियान चैंग मैंने तुम्हें चांस दिया था तुम्हारी कल्टीवेशन को 3 लेवल से इंक्रीज करने के लिए, तुम क्या सोच रहे हो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम ऐसे मुझे रिपे कर रहे हो? तो फिर हे टियान चैंग अपने घुटनों में गिर जाता है और बोलता है जनरल ये मेरी गलती नहीं है, ये सब मुझे ज़्यूगे फैमिली ने फोर्स किया था करने के लिए। तो फिर जनरल बोलता है अच्छा। तो हे टियान चैंग नीचे गिर के कांप रहा होता है। तो जनरल बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि ज़्यूगे फैमिली के पास कितनी ज्यादा पावर है, वो मिलिट्री लॉ को चेंज नहीं कर सकते और ना ही रॉयल आर्मी को, और तुम कमांडर रॉयल आर्मी के, तुमने आर्मी लॉ को इग्नोर किया है और मुझे डिसअपॉइंट किया है, तो आखिरी शब्द है तुम्हारे बोलने के लिए मुझे। तो हे टियान चैंग सोच रहा होता है, फिर वो एकदम से भागने लग पड़ता है पीछे देख के। तो जनरल बोलता है हाँ मेरे सामने भाग रहे हो, इतनी हिम्मत। जनरल अपनी उंगली को उठाता है और एक लेजर टाइप उसकी उंगली से फायर होती है। उस लेजर की वजह से हे टियान चैंग के हार्ट पे छेद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी मर जाता है। लूजंग बोल रहा होता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि आप जनरल फेल होंगे? तो जनरल बोलता है हाँ। फिर जनरल एकदम से जंप करता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है, वहां से लीव कर जाता है। तो लूजंग बोल रहा होता है आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड बोलता है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी आर्मी के बिजनेस से डील कर रहे थे और तुम बड़े ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम अवॉइड कर सकते हो हे टियान चैंग से किल होने से भी। फिर रात का टाइम हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लूजंग का रेस्टिंग टेंट होता है, वहाँ पे लूजंग बैठा होता है। तो लूजंग बोलता है आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ, अगर जनरल फेलोंग और हेड स्टीवर्ड मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं मर जाता। मुझे अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लूजंग जो स्पेयर होते हैं हेशा और बाइशा के, उसको अपने सामने रखता है और सोच रहा होता है कि मेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि मैं जो ड्रैगन स्केल्स हैं उनको लाइट कर लूँ। ये वेपन अच्छे हैं पर ये मेरे लिए कोई यूज के नहीं है, इससे अच्छा मैं इनको खा जाता हूँ। तो लूजंग के फोरहेड से एक ब्लैक फायर अपीयर हो जाती है जो कि वेपन्स को मेल्ट कर देती है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये जो ब्लैक फायर है ये किसी भी वेपन को एसेंस में टर्न कर देती है, और जो एसेंस है वो हेल्प करता है मेरे लिए ड्रैगन स्केल को लाइट अप करने के लिए। इस बार तो बड़ा ज्यादा लिक्विड मेटल का एसेंस है, मुझे पता नहीं ये कैसा एसेंस है पर ये मेरे लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये ड्रैगन स्केल को लाइट अप करने के लिए यूज होता है। तो लूजंग उस ब्लैक एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ड्रैगन स्केल्स हैं वो लाइट अप होने लग पड़ते हैं। लूजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मुझे और ज्यादा वेपन चाहिए और स्क्वायर क्रिस्टल चाहिए ड्रैगन स्केल को लाइट अप करने के लिए। यहाँ पे थिंग्स तो सेटल हो गई हैं इस टाइम, मुझे क्योंकि सेट में वापस जाना चाहिए। तो फिर हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे लूजाए और उसके साथी चले होते हैं। लूजाए बोलता है मैं बड़ा ज्यादा थैंकफुल हूँ ब्रदर लुओ तुम्हारे लिए, और क्योंकि लान की टीम की तरफ से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। लूजंग बोलता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये सब जनरल फेलोंग है जिन्होंने मुझे हेल्प किया था इस सिचुएशन में। ये सोचने की बात नहीं है और ये हैरान होने की बात भी नहीं है कि वो सिंबल है रॉयल आर्मी के। तो लूजाए और बाकी उसके साथी भी हैरान हो जाते हैं, बोलते जनरल फेलोंग। फिर वो बोलता है लूजंग को कि तुम जा रहे हो क्या वापस यूनियन सेक्ट में ब्रदर लुओ? तो फिर लूजंग से गले मिलता है और बोलता है हाँ ये अब वापस जाने का टाइम है। तो लूजाए बोलता है अपना ध्यान रखना ब्रदर लुओ, हम दोबारा कभी मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है लूजंग कैरेज में बैठ जाता है और अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है और वो फ्लाइंग कैरेज यूनियन सेक्ट की तरफ निकलने लग पड़ती है। तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है। हमें ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू का कोर्टयार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे अपने कैबिन में इंस्ट्रक्टर सू बैठ के कुछ लिख रही होती है। तो लूजंग
डोर को नॉक करता है और अंदर की तरफ आ जाता है। इंस्ट्रक्टर से बोलती है अच्छा तुम हो, फिर वो खड़ी हो जाती है। लूजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर सु मैं यहाँ पे अपनी मिशन को सबमिट करने के लिए आया हूँ। इंस्ट्रक्टर से बोलती है सच्ची। इंस्ट्रक्टर से बोलती है लूजेंग जो कि एक आउटर डिसिपल है ड्रिजल पीक का, तुमने मिशन लिया था ब्लेड इंसेक्ट को हंट करने का, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने कितने ज्यादा ब्लेड इंसेक्ट को मारा है, तो या दोस्तों। लूजेंग बोल रहा होता है इस वुमेन का कितना ज्यादा गंदा एटीट्यूड है। वो अपनी जूमी रिंग से क्रिस्टल्स को निकालने पड़ता है, 1 2 3 और ऐसे ब्लेड इंसेक्ट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो टेबल के ऊपर माउंटेन की तरह गिरने लग पड़ते हैं। इंस्ट्रक्टर सु हैरान हो जाती है, बोलती है बच्चा इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को कैसे इकट्ठा कर सकता है। लूजेंग स्माइल करके बोलता है मैंने ये काउंट किए पहले ही, ये 4626 नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट के कोर्स हैं टोटल। तो इंस्ट्रक्टर से बोलती है ये 4000 नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट के कोर तुम्हें सिर्फ 200 पॉइंट्स देंगे, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है। तो फिर लूजेंग जूमी रिंग से एक और क्रिस्टल बाहर निकालता है और बोलता है इसके अलावा मेरे पास टोटल 266 लीडर ब्लेड इंसेक्ट के कोर भी हैं। तो फिर इंस्ट्रक्टर से थोड़े गुस्से से बोलती है कि लीडर ब्लेड इंसेक्ट के कोर से तुम्हें सिर्फ 500 पॉइंट्स मिलेंगे, ये तुम्हारा रिवॉर्ड छोटा नहीं है पर ये कुछ दे भी नहीं सकते क्योंकि इंसेक्ट में पॉइंट्स बड़े ज्यादा कम है। लूजेंग अपनी जूमी रिंग से एक और क्रिस्टल बाहर निकालता है जिसे देख के इंस्ट्रक्टर से बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से स्टन हो जाती है। तो बोलती है कि ये ब्लेड इंसेक्ट क्वीन का कोर क्रिस्टल तुम्हारे पास कहां से आया, तुम्हें किसने दिया। तो लूजेंग बोलता है मैंने ये तो बस उठाया है कहीं से। इंस्ट्रक्टर से बोलती है तो पॉसिबल ही नहीं है, सच बोलो। तो फिर कुछ देर बैंस के इंस्ट्रक्टर से हार मान जाती है। तो बोलती है अपना डिसिबल टोकन और मिशन टोकन मेरे पास दो, तुम्हारे जो टोटल पॉइंट्स बने वो है 1500 पॉइंट्स और तुम्हारे डिसिबल टोकन में रिकॉर्ड हो गया है। लूजेंग बोलता है थैंक यू इंस्ट्रक्टर सु और वो अपना डिसिबल टोकन इंस्ट्रक्टर सु के हाथ से लेने लगता है। तब इंस्ट्रक्टर सु अपना हाथ पीछे हटा लेती है। तो बोलती है पहले मुझे ये बताओ कि तुम इन पॉइंट्स को कहां पे यूज करने वाले हो। तो लूजेंग बोलता है मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता हूं तुम्हें इंस्ट्रक्टर सु। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किंग इंसेक्ट का बैम्बू फॉरेस्ट का, जहां पे लूपिरान एक डिसिपल के साथ खड़ा होता है। तो हमें पता लगता है वो डिसिपल वांग यान मियो है जो कि एक रो पास डिसिपल और सेलेस्टियल रेलम की फर्स्ट लेयर में है। तो वांग यान बोल रहा होता है लूपिरान ये क्या चीज दी तुमने मेरे पास। तो लूपिरान बोलता है ये लेटर है लू फैमिली से और ये आइटम है जो कि यानर को बड़ी ज्यादा पसंद है और वो उसके लिए बड़ी ज्यादा प्रीशियस है जब से वो छोटी थी तब से। तो वांग यान बोलता है सच्ची, मुझे लग रहा है ये यानर को बड़ी ज्यादा पसंद आएगी इस बार। तो वो सोचता है कि इससे पहले मैंने बड़े ज्यादा प्रेजेंट ट्राई किए थे उसको देने के लिए, मैं उसके साथ चुपचाप खड़ा रहता था वहाँ पे उसको कंपनी देने के लिए। मैंने कई बार उसको अपना लव भी कन्फेस किया और यानर मेरे को इग्नोर ही मारती थी सिर्फ। ये बड़ी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानर पक्का मेरे से बात करेगी इस टाइम। तो लूपिरान सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग की हैंडराइटिंग को कॉपी करना तो मेरे लिए बड़ी ज्यादा आसान बात है। वांग यान बोलता है लूपिरान तुम चाहते हो प्यूगेटरी माउंटेन में मेरे को फॉलो करना। तो लूपिरान बोलता है हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में चलते हैं। तो फिर वांग यान बोलता है हाँ चलो। लूपिरान बोलता है मेरे को बड़ा ज्यादा टाइम हो गया यानर को देखे हुए। फिर वांग यान बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वांग फैमिली है वो तुम्हें एनहांसमेंट पिल्स प्रोवाइड करेगी, स्किल बुक प्रोवाइड करेगी, एक प्लेस प्रोवाइड करेगी जहाँ पे तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो थोड़े टाइम में बड़ी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तुम यानर को फेस टू फेस नहीं मिल सकते पर मैं पक्का हेल्प करूंगा तुम्हारे जो मैसेज है उसको डिलीवर करने के लिए। लूपिरान सोच रहा था मैंने बड़ा था गुड इंप्रेशन वांग यान के सामने बना दिया है जो कि एक मेंबर है वांग फैमिली का और ऊपर से टॉप रो पास डिसिपल है किंग इंसेक्ट का। मेरी जो पाथ है फ्यूचर के लिए वो बड़ी ज्यादा क्लियर है, मैं बड़ी आसानी से कल्टीवेट कर सकता हूँ क्योंकि रिसोर्सेज तो मुझे वांग फैमिली प्रोवाइड करते रहेंगे। अब तो लूपिरान बोलता है शुक्रिया ब्रदर यान आपके ऑफर के लिए। फिर वो प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ चल पड़ते हैं और वांग यान बोलता है मैं आ रहा हूँ यानर, उसके बारे में सोचना पड़ता है। फिर हमें प्यूगेटरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, प्यूगेटरी माउंटेन के एंट्रेंस गेट का, जहाँ पे लू ज़ेंग पहुंच जाता है और वहाँ पे 2 गार्डियंस भी खड़े होते हैं। उनमें से एक गार्डियन बोलता है कि हम गार्डियंस है प्यूगेटरी माउंटेन के, तुम्हें रूल्स पता है क्या एंटर करने के इस माउंटेन में। जब तुम प्यूगेटरी माउंटेन में एंटर करोगे तो तुम प्रोटेक्ट नहीं होगे किंग इंसेक्ट से। अगर तुम इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, किंग इंसेक्ट कुछ केयर नहीं करेगा अगर तुम मर जाओगे तो। और तुम्हारी जैसी एबिलिटीज है तुम तो बड़ी आसानी से मारे जा सकते हो, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। लू ज़ेंग अपना डिसिपल टोकन आगे की तरफ करता है तो एक गार्डियन उसके ऊपर हाथ रखता है और पॉइंट्स को रिड्यूस कर लेता है और बोलता है कि मैं समझता हूँ। लू ज़ेंग बोलता है लू यान तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। तो फिर हमें माउंटेन दिखाया जाता है प्यूगेटरी पीक का, जहाँ पे लू ज़ेंग एज यूजुअल बैठी होती है वोल्केनो के पास। वांग यान वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है यान। तो लू यान बोलती है मैंने तुम्हें पहले कहा कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ पे मेरे को विजिट करने की। तो वांग यान बोलता है कि यहाँ पे देखो तो सही, लूपिरान ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए, तो बोला कि तुम्हें ये पक्का पसंद आएगा जब तुम इसे देखोगे तो। लू यान बोलती है कि लूपिरान तो सिर्फ मेरा कजन है, वो मेरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो। फिर वो बीच में रुक जाती है और पीछे देखती है, वो सोचती है ये स्लिंग शॉट। तो वो वांग यान के हाथ में स्लिंग शॉट देखती है और बोलती है कि मुझे ये स्लिंग शॉट देखने दो, और वो स्लिंग शॉट को देख के बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे स्लिंग शॉट वो वांग यान के हाथ से लेती है और वो उसे होल्ड कर लेती है और उसको यूज करने लग पड़ती है। तो वांग यान ये सब कुछ देख के सोच रहा होता है कि यानर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, भाई ये तो पूरी तरह से पिघल चुका है उसके प्यार में। तो यानर बोलती है ये स्लिंग शॉट तो मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए बनाया था जब मैं छोटी थी, लूपिरान ने कुछ और भी भेजा है क्या इसके साथ, और कोई न्यूज है मेरे बड़े भाई की। तो वांग यान बोलता है हाँ उसने भेजा है, तुम्हारी फैमिली के सब ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई भी ठीक है, तुम रिलैक्स कर सकती हो, और ये लेटर है जो तुम्हारे घर से आया और लूपिरान ने भेजा है। तो फिर लू ज़ेंग प्यूगेटरी माउंटेन पर जाता है, यहाँ घूम रहा होता है, तो बाकी डिसिपल उसे देखते हैं और बोलते हैं कि कौन बच्चा है। एक डिसिपल बोल रहा होता है मुझे तो 1% भी पसंद नहीं आ रहा। लू ज़ेंग डराने के लिए अपना फ्लाइंग नाइफ उनके अराउंड भेजता है और एक डिसिपल के ऊपर अपना स्पीड थ्रोन अटैक भी यूज कर देता है और बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये किड तो सोल टाइप अटैक भी कर सकता है सिर्फ अपनी बोन रिफाइनमेंट लेयर में। दूसरा बोलता है कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, हम चल पड़ते हैं चुपचाप यहाँ से लीव कर जाते हैं। तो लू ज़ेंग आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, वहाँ पे उसे एक डिसिपल बैठा हुआ दिखा देता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है प्यूगेटरी माउंटेन में। लू ज़ेंग बोल रहा होता है लू यान तुम कहाँ पे हो, तुम क्या ऊपर कोई प्लेस में स्टे कर रही हो क्या। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लू यान लेटर को पढ़ रही होती है और बोल रही होती है तो मेरे भाई की हैंडराइटिंग है। वांग यान हंस रहा होता है, तो लू यान बोल रही होती है कि कजन लूपिरान के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं कि वो इस के ऊपर आ सके, अगर उसके पास कोई मैसेज होगा मेरे को भेजने के लिए तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो वांग यान बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा पोलाइट हो रही हो यार, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मूड कैसा है, क्या कोई स्टोरी है इस स्लिंग शॉट के बिहाइंड, तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि तुम इसे बड़ा ज्यादा पसंद करती हो। तो फिर कुछ टाइम के बाद वांग यान आ जाता है वापस लूपिरान की तरफ। तो लूपिरान बोलता है ब्रदर वांग क्या तुम्हें यानर मिली। तो वांग यान बोलता है यानर बड़ी ज्यादा खुश थी उन चीजों को देख के जो तुमने भेजी थी। तो लूपिरान बोलता है ऑफ कोर्स वो तो खुश होगी, मेरी कजन सिस्टर अपनी फैमिली को बड़ी ज्यादा मिस करती है और ऊपर से वो यहाँ पे लोग भी है, अगर ब्रदर यान में यहाँ पे बार बार आएंगे उससे बात
बात करेंगे तो उसका मूड पक्का ही अच्छा हो जाएगा। तो वांग यान बोलता है मैं आज बड़ा ज्यादा खुश हूँ, चलो रात को मिलते हैं तो मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो लुपियन बोलता है ठीक है। तो फिर वांग अपनी एनर्जी से लोटस क्रिएट करता है और प्यूगेटरी माउंटेन को लीव करने लग पड़ता है। जैसे जैसे वो पैर आगे रख रहा होता है तो वैसे वैसे एक उसकी एनर्जी से लोटस क्रिएट होता जा रहा होता है स्टेप्स के रूप में बनने के लिए। तो लू जेंग उसे देखता है और बोलता है कि ये गाय तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास तो लोटस हीलिंग इंटेंट है। एक डिसेबल पूछ रहा होता है लुपियन से कि तुम लू यान के ब्रदर हो? लुपियन बोलता है नहीं, मैं उसका कजन हूं। तो लू जेंग उस आवाज को सुन रहा होता है और बोलता है ये तो लुपियन है। तो फिर लू जेंग देख रहा होता है लुपियन को बाकी डिसेबल्स के साथ आते हुए। तो लुपियन शॉक हो जाता है एकदम से और बोलता है ये बच्चा प्यूगेटरी माउंटेन में कहां से पहुंच गया? तो लू जेंग बोलता है लुपियन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे मीट करूंगा, अब मुझे जल्दी से बता दो कि लू यान कहां पे है। तो फिर लुपियन बोलता है लू जेंग कितना अच्छा टाइम है हम यहाँ पे मिले, मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने के लिए दे रहा था, मैंने ये नहीं सोचा था कभी भी कि तुम यहाँ पे हिम्मत करोगे अपना फेस दिखाने के लिए, वो भी मुझे प्यूगेटरी माउंटेन में। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 10 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करोगे नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।